19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हाँ, ये बहुत ही अजीब तरीका है देखने का। ऐसा लगता है जैसे शासक के धर्म के अलावा और कुछ मायने ही नहीं रखता था। बिल्कुल, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, आम लोगों की जिंदगी, इन सब का क्या? इस बंटवारे ने तो उपमहाद्वीप की पूरी विविधता को ही नजरअंदाज कर दिया। यह एक बहुत ही सीमित और कह सकते हैं समस्याग्रस्त नजरिया था। नमस्कार, और टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 2 हिस्सों में बांटता है और ये बंटवारा ही अपने आप में एक कहानी कहता है। सही कहा। पहला दौर है 1200 से 1526, जिसे स्रोत संघर्ष का काल कहता है। ये दिल्ली सल्तनत का समय है। और दूसरा दौर है 1526 से 1761, मुगल काल, जिसे शांति और सुलह का काल कहा गया है। ये संघर्ष बनाम शांति वाला फ्रेमवर्क बहुत दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ लगातार लड़ाई झगड़े और दूसरी तरफ एक ज्यादा स्थिर व्यवस्था। आज हमारी चर्चा इसी संघर्ष के काल पर है। जी। तो कहानी दिल्ली से शुरू होती है, लेकिन सल्तनत से पहले दिल्ली क्या थी? देखिए, सल्तनत से पहले दिल्ली कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी। 12वीं सदी में तोमर राजपूतों की राजधानी बनी, जिन्हें बाद में अजमेर के चौहानों ने, जिनमें पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रसिद्ध थे, उन्होंने हरा दिया। लेकिन स्रोत एक और जरूरी बात बताता है कि उस दौर में दिल्ली एक बड़ा कमर्शियल सेंटर, मतलब व्यापार का केंद्र बन रही थी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शहर में जैन व्यापारी रहते थे, उन्होंने कई मंदिर बनवाए और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ देहलीवाल नाम के सिक्के ढाले जाते थे। देहलीवाल? जी, देहलीवाल। और वो उस समय खूब चलते थे। तो सल्तनत की स्थापना से पहले ही दिल्ली एक आर्थिक पावर हाउस बनने की राह पर थी। चलिए अब कहानी में विदेशी आक्रमणकारियों को लाते हैं। स्रोत बताता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। हाँ, किया तो था। लेकिन अरब लोग भारत में टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि स्रोत के मुताबिक वजह थी उस समय राजपूतों की राजनीतिक एकता। लेकिन 12वीं सदी आते आते वो एकता बिखरने लगी। रियासतें आपस में लड़ रही थीं और इसी फूट ने तुर्की आक्रमणकारियों के लिए दरवाजा खोल दिया। और यहाँ 2 बड़े नाम सामने आते हैं, एक महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी। दोनों में क्या फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किया, उसका मकसद था लूटना। वो आता था, मंदिरों और शहरों को लूटता था और वापस चला जाता था। अच्छा। लेकिन मोहम्मद गौरी का इरादा अलग था। वो सिर्फ दौलत नहीं, यहाँ हुकूमत करना चाहता था। एक मिनट, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। गजनवी एक रेडर था, लेकिन गोरी एक एम्पायर बिल्डर बनना चाहता था। इस एक इरादे ने भारत का पूरा इतिहास बदल दिया, है ना? बिल्कुल। और इसी इरादे से हुए तराइन के 2 मशहूर युद्ध। 1191 में पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया। सही। लेकिन गोरी वापस गया और ज्यादा ताकत के साथ लौटा। और अगले ही साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। स्रोत ये भी बताता है कि इसमें कन्नौज के शासक जयचंद ने गोरी की मदद की थी। हाँ, जो दिखाता है कि अंदरूनी दुश्मनी कितनी गहरी थी। सही बात है। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई। गोरी की मौत के बाद उसके एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। अच्छा, तो हमें ये सब पता कैसे चलता है? मतलब सिक्के और इमारतें तो हैं, लेकिन उस दौर के बारे में लिखा कहाँ गया है? उसके लिए हमारे पास एक खास स्रोत है जिसे तवारीख कहते हैं। ये फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास हैं, जो सल्तनत की प्रशासनिक भाषा थी। तो ये तवारीख कौन लिख रहे थे? क्या ये कोई आम लोगों की डायरी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ बताता है कि ये दरबारी इतिहास था। दरबारी इतिहास? हाँ, इसे लिखने वाले पढ़े लिखे लोग थे, प्रशासक, कवि, सचिव, जो सुल्तान के करीबी होते थे। वे शहरों में, खासकर दिल्ली में रहते थे और वे इनाम की उम्मीद में लिखते थे। मतलब हमें इसे थोड़ा नमक मिर्च लगाकर पढ़ना चाहिए। जाहिर है वो सुल्तान की तारीफ ही करेंगे, आलोचना तो नहीं। हाँ, ये एक तरफा नजरिया देते हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि ये लेखक सुल्तानों को सलाह भी देते थे। अच्छा, क्या सलाह देते थे? वे कहते थे कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनानी चाहिए जो जन्म सिद्ध अधिकार और लैंगिक भेद पर आधारित हो। जन्म सिद्ध अधिकार मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और लैंगिक भेद मतलब मर्द और औरत बराबर नहीं है? बिल्कुल, वे इसी व्यवस्था को सही मानते थे। ये लैंगिक भेद वाली बात हमें सीधे रजिया सुल्तान की कहानी पर ले आती है। बिल्कुल। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। उस दौर के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने अपनी तवारीख में लिखा कि रजिया अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल और योग्य थी। तो फिर दिक्कत क्या थी? सबने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? दिक्कत यही थी कि वो एक औरत थी,
मिन्हाज सिराज खुद लिखता है कि वो एक रानी को शासक के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि ईश्वर ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है, जिसमें मर्द औरतों से ऊपर है, रजिया का शासन उसके खिलाफ है। अच्छा। इसीलिए अमीर और दरबारी भी उसके खिलाफ हो गए और सिर्फ 4 साल में 1240 में उसे गद्दी से हटा दिया गया। तो उसकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं था, सारा मसला उसकी जेंडर का था। जी। ये दिखाता है कि सल्तनत के अंदर ही कितनी खींचतान चल रही थी। जी। लेकिन इन अंदरूनी झगड़ों के बावजूद सल्तनत बाहर की तरफ फैल भी तो रही थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक बड़ी चुनौती थी कि शुरू में सुल्तानों का कंट्रोल सिर्फ गैरिसन शहरों तक था। गैरिसन शहर मतलब? यानी किलेबंद शहर, जहां उनकी सेना रहती थी। इन शहरों के बाहर का जो इलाका था, जिसे हिंटरलैंड कहते हैं, उस पर उनका सीधा कंट्रोल नहीं था। तो फिर उनका काम कैसे चलता था? खाने पीने का सामान, जरूरी चीजें कहाँ से आती थी? उन्हें व्यापार, लूटपाट या फिर टैक्स पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से बंगाल या सिंध जैसे दूर के गैरिसन शहरों को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। हाँ, वो तो है। मौसम खराब हुआ, रास्ते बंद हो गए और बगावत का डर तो हमेशा ही बना रहता था। ऊपर से मंगोलों के हमलों का खतरा अलग। तो इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? स्रोत 2 तरह के विस्तार की बात करता है। हाँ, पहला था आंतरिक सीमा का विस्तार। इसका मतलब था गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ करना। अच्छा। वहाँ रहने वाले शिकारी, संग्राहकों और चरवाहों को खदेड़ दिया गया और उस जमीन को किसानों को देकर खेती को बढ़ावा दिया गया। इससे सल्तनत को ज्यादा राजस्व मिला और अपने इलाके पर पकड़ भी मजबूत हुई। और दूसरा था बाहरी सीमा का विस्तार, जिसका मतलब था सीधी लड़ाई। हाँ, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई और मोहम्मद तुगलक के समय में ये अपने चरम पर पहुंची। और इन अभियानों में घोड़े, हाथी, गुलाम और कीमती धातुएं हाथ लगती थीं। ठीक है, तो साम्राज्य फैल रहा है, इसे चलाने के लिए भरोसेमंद लोग भी तो चाहिए। सुल्तानों ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? और यहीं पर सल्तनत की सबसे अनोखी और क्रांतिकारी बात सामने आती है। शुरुआती सुल्तानों, खासकर इल्तुतमिश ने बड़े बड़े जमींदारों या शहजादों पर नहीं, बल्कि अपने खास गुलामों पर भरोसा किया। गुलामों पर? जी, गुलामों पर, जिन्हें फारसी में बंदगान कहा जाता था। ये तो बहुत अजीब बात है। गुलामों को प्रशासन में सबसे ऊंचे पद क्यों दिए गए? ये एक तरह का पॉलिटिकल जीनियस था। सोचिए, एक गुलाम जिसे खास तौर पर सैन्य और प्रशासनिक काम के लिए खरीदा और ट्रेनिंग दी गई हो, जिसका अपना कोई परिवार, कोई जमीन, कोई विरासत नहीं है। तो इसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक यानी सुल्तान के प्रति होगी। बिल्कुल, वो पूरी तरह सुल्तान पर निर्भर है। ये उस दौर के पावर स्ट्रक्चर को बाईपास करने का एक ब्रिलियंट तरीका था। सुल्तानों को लगता था कि बेटे तो धोखा दे सकते हैं, पर ये गुलाम नहीं। वाह, ये तो सत्ता को अपने हाथ में रखने का एक जबरदस्त तरीका था। लेकिन क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी था? बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार थी। हर नए सुल्तान के अपने गुलाम और अपने वफादार होते थे। अच्छा। तो जैसे ही कोई नया सुल्तान गद्दी पर बैठता, पुराने और नए सरदारों के बीच एक भयानक टकराव शुरू हो जाता था। यही सल्तनत की राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा कारण बना। और प्रशासन की एक और रीढ़ थी इक्ता व्यवस्था। ये क्या थी? इसे आप एक तरह की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंचाइजी समझ सकते हैं। फ्रेंचाइजी? हाँ, मतलब सुल्तान अपने टॉप कमांडरों को एक इलाका यानी इक्ता दे देता था। उस इलाके का गवर्नर इक्तादार या मुक्ति कहलाता था। और इस मुक्ति का काम क्या था? उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखे, सैन्य अभियान चलाए और सबसे जरूरी, वहाँ से टैक्स वसूले। इसी टैक्स से वो अपनी सेना का खर्च चलाता था और अपनी तनख्वाह निकालता था। बचा हुआ पैसा वो सुल्तान के खजाने में जमा करता था। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा खतरा है। क्या ये मुक्ति इतने ताकतवर नहीं बन सकते थे कि खुद को आजाद घोषित कर दें? सुल्तान इस खतरे को अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने कई कंट्रोल लगाए। पहला, मुक्ति का पद वंशानुगत नहीं था। मतलब उसका बेटा उसकी जगह नहीं ले सकता था? सही। और दूसरा, उन्हें थोड़े थोड़े समय में एक इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि वो कहीं अपनी जड़ें ना जमा लें। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में तो ये कंट्रोल और भी सख्त कर दिए गए थे। हाँ, उन्होंने सरकारी अकाउंटेंट नियुक्त किए जो ये हिसाब रखते थे कि मुक्ति कितना टैक्स वसूल रहा है। ये भी पक्का किया जाता था कि वो तय संख्या में ही सैनिक रखे, उससे ज्यादा नहीं। मतलब व्यवस्था पूरी तरह सुल्तान के कंट्रोल में थी। जी। इन सारे प्रशासनिक सुधारों की बात हमें सीधे अलाउद्दीन खिलजी पर ले आती है। स्रोत बताता है कि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती मंगोलों का आक्रमण थी। हाँ, मंगोलों का खतरा इतना बड़ा था कि खिलजी को एक विशाल स्थायी सेना बनानी पड़ी, और इतनी बड़ी सेना को पालना एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती थी। इसी चुनौती ने उसके मशहूर प्रशासनिक सुधारों को जन्म दिया।
क्या थे वो सुधार? सबसे पहले उसने टैक्स सिस्टम को बदला। उसने जमीन की पैमाइश करवाई और गंगा यमुना दोआब में भू राजस्व सीधे राज्य के कंट्रोल में ले लिया। अच्छा। स्थानीय सामंतों के टैक्स वसूलने के अधिकार छीन लिए गए और उन्हें भी टैक्स देने पर मजबूर किया गया। मैंने पढ़ा है कि 3 तरह के टैक्स थे। सही। पहला खेती पर, जिसे खराज कहते थे, और ये उपज का 50% था। 50%? आधा? जी, आधा। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर, और इन सब से बढ़कर थी उसकी बाजार नियंत्रण नीति। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। उसने दिल्ली में हर चीज की कीमतें तय कर दी थी, अनाज से लेकर कपड़े और गुलामों तक। ऐसा क्यों किया गया? ताकि सैनिक कम तनख्वाह में भी अपना गुजारा कर सके। अच्छा, ये लॉजिक है। अगर चीजें सस्ती होंगी तो सैनिकों को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे और सुल्तान कम खर्च में एक बड़ी सेना रख पाएगा। व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी कि कोई भी तय कीमत से ज्यादा ना वसूले, और जो ऐसा करता था उससे सख्त सजा मिलती थी। तो मतलब ये पूरा सेंट्रलाइज्ड कमांड इकोनॉमी का सिस्टम सिर्फ एक मकसद से बनाया गया था, मंगोलों का सामना करने के लिए एक बड़ी सेना को बनाए रखना। बिल्कुल। कारण और परिणाम एकदम साफ है। और वो इसमें सफल भी रहा। हाँ, रहा तो था, लेकिन 15वीं सदी आते आते सल्तनत कमजोर होने लगी। तुगलक वंश के बाद सैयद और लोदी वंश आए, लेकिन तब तक जौनपुर, बंगाल, गुजरात जैसे कई सूबे आजाद हो चुके थे। और इसी बिखराव के दौर में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार का उदय होता है, शेरशाह सूरी। हाँ, शेरशाह सूरी। उसने बिहार में एक छोटी सी जागीर के मैनेजर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और अपनी काबिलियत के दम पर उसने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सूर साम्राज्य की स्थापना की। जी। उसने सिर्फ 15 साल मतलब 1540 से 1555 तक ही राज किया, लेकिन स्रोत उसके प्रशासन की बहुत तारीफ करता है। और यहीं पर इतिहास की निरंतरता दिखती है। शेर शाह ने अपने प्रशासन का मॉडल अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्थाओं से लिया और उन्हें और भी बेहतर बनाया। उसने जो सिस्टम बनाया, बाद में महान मुगल बादशाह अकबर ने उसी मॉडल को अपनाया और अपने साम्राज्य को संगठित किया। तो हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का दौर संघर्ष, विस्तार और प्रशासनिक प्रयोगों का एक जटिल मिश्रण था। नमस्कार, हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज और इन जनजातीय समाजों के बीच का रिश्ता कैसा था। जब हम जनजाति शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बिखरे हुए, शायद थोड़े पिछड़े समाज की तस्वीर आती है। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो क्या मध्यकाल में यह सच था या उनके संगठन का तरीका हमारी आज की समझ से बस अलग था? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। उनका संगठन शहरों या गांवों जैसा नहीं था, लेकिन वो बेहद मजबूत था। अच्छा। इसकी बुनियाद थी नातेदारी, यानी किनशिप, मतलब रिश्तेदारी। हाँ, पूरा का पूरा कबीला एक बड़े परिवार की तरह था जो खून के रिश्तों से जुड़ा होता था। उनका मुखिया कोई राजा नहीं, बल्कि परिवार का सबसे सम्माननीय सदस्य होता था। और उनका रहन सहन, जाहिर है वो शहरों की अर्थव्यवस्था का हिस्सा तो नहीं थे। निर्भर थे। कुछ खेती करते थे, कुछ शिकार और जंगल से चीजें इकट्ठा करके गुजारा करते थे, और बहुत से पशुपालक थे जो अपने जानवरों के साथ घूमते रहते थे। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे इन सभी कामों को मिला जुला कर करते थे, ताकि हर मौसम में उनके पास गुजारे का साधन हो। मतलब वे जमीन और चरागाहों पर पूरे कबीले का अधिकार मानते थे, किसी एक व्यक्ति का नहीं। सही पकड़ा, एक तरह का सामूहिक मालिकाना हक। और ये लोग रहते भी ऐसी जगहों पर थे जहां पहुंचना मुश्किल होता था, घने जंगल, पहाड़ियां, रेगिस्तान। हाँ, शायद इसीलिए उनकी अपनी संस्कृति और पहचान इतनी मजबूती से बची रही। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पूरी तरह से कटे हुए थे। उनका जाति आधारित समाज से लगातार संपर्क होता था। टकराव भी होता था। कभी टकराव होता था तो कभी वे एक दूसरे की जरूरत बन जाते थे, और इसी लेन देन से दोनों समाजों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। क्योंकि वे अपना इतिहास लिखते नहीं थे, तो फिर वो उसे जीते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। उनकी मौखिक परंपराएं, कहानियां, गीत और रीति रिवाज ही उनका इतिहास है। अच्छा। आज के इतिहासकार इन्हीं को समझकर उनकी दुनिया को फिर से रचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे भारत के नक्शे पर नजर डालें तो ये तस्वीर कैसी दिखती थी? ये समुदाय कहाँ कहाँ फैले हुए थे? ये पूरा उपमहाद्वीप इन समुदायों का एक खूबसूरत मोज़ेक था। अगर आप पंजाब की तरफ देखें तो वहाँ 13वीं-14वीं सदी में खोखर और गक्खर जैसे लड़ाकू कबीले थे। खोखर और गक्खर? हाँ, इनमें से गक्खर तो इतने ताकतवर हो गए कि उनके सरदार कमाल खान गक्खर को मुगल बादशाह
क्या अकबर ने? हाँ, अकबर ने अपना मनसबदार बना लिया था। 1 मिनट, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुगल साम्राज्य जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, हाँ, और ये एक जनजातीय सरदार को अपने सबसे ऊंचे ओहदों में से एक दे रहा है। हाँ, और ये अकबर की चतुराई दिखाता है। वो समझ गए थे कि पंजाब जैसे अहम और सरहदी इलाके में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय ताकतों को अपना बनाना जरूरी है। बिल्कुल, भले ही वे पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से बाहर हों। बिल्कुल, ये एक तरह की राजनीतिक जरूरत थी। कमाल है। और भारत के दूसरे हिस्सों में? थोड़ा और पश्चिम में जाएं, मुल्तान और सिंध के इलाके में, तो वहाँ लंगा और अरघुन एक बड़ी ताकत थे। लंगा और अरघुन? जी। उत्तर पश्चिम के पहाड़ों में बलोची कबीलों का दबदबा था। फिर अगर आप हिमालय की तरफ चलें तो वहाँ गद्दी जैसे चरवाहे समुदाय थे। गद्दी जो मौसम के साथ अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों पर ऊपर नीचे होते रहते थे। और पूर्वोत्तर तो नागा और अहोम जैसे समुदायों का घर था ही। हर इलाके की अपनी एक अलग कहानी थी। और मध्य भारत, वहाँ भीलों का जिक्र तो बहुत आता है। हाँ, पश्चिमी और मध्य भारत में भीलों की बड़ी आबादी फैली हुई थी। 16वीं सदी तक तो उनमें से कई एक जगह बसकर खेती करने लगे थे, और कुछ तो जमींदार भी बन गए थे। हाँ, जमींदार भी। इसके अलावा गोंड और कोल समुदाय भी इसी क्षेत्र में रहते थे। तो ये साफ है कि ये समुदाय सिर्फ हाशिए पर नहीं थे, बल्कि अपने अपने इलाकों में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे सल्तनत और मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था फैली, शहरों की जरूरतें बढ़ी, इसका असर इन पर कैसे पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। समाज में नए तरह के हुनर और काम की मांग पैदा हुई। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था के अंदर ही बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री जैसी नई जातियां बनने लगी। तो क्या जनजातियों को भी इस जाति व्यवस्था में शामिल किया गया? हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव था। कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को धीरे धीरे जाति व्यवस्था में जगह दे दी गई। उन्हें उनके हुनर के आधार पर? उनके हुनर के आधार पर जातियों का दर्जा मिल गया। लेकिन कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। वो क्या? राजपूत कुलों का उदय। हाँ, ये अक्सर सुनने में आता है कि कई राजपूत वंशों की जड़ें जनजातीय समुदायों में थीं। ये कैसे हुआ? ये 11वीं-12वीं सदी में हुआ एक बड़ा सामाजिक मंथन था। चंदेल, चालुक्य जैसे कई कुल जो पहले जनजातियों का हिस्सा थे, वे धीरे धीरे राजनीतिक रूप से ताकतवर होते गए। उन्होंने जमीनें जीती, अपनी सेनाएं बनाई और खुद को राजपूत यानी शासक वर्ग घोषित कर दिया। तो मतलब ये ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण था। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पुरानी जनजातीय पहचान छोड़कर एक नई, ज्यादा शक्तिशाली पहचान अपना ली। सही कहा। और उनके इस उदाहरण ने दूसरी जनजातियों के लिए भी एक रास्ता खोल दिया। अच्छा। कई ताकतवर जनजातीय परिवारों ने भी शासक वर्ग में शामिल होने की कोशिश की। ब्राह्मणों के समर्थन से जो सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार थे, वे तो राजपूत मान लिए गए। लेकिन उनकी जनजाति के जो आम लोग थे, वो अक्सर निचली जातियों में ही जगह बना पाए। ये तो उन समुदायों की बात हुई जो एक जगह बस गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी पूरी जिंदगी ही सफर में गुजरती थी। खानाबदोश, चरवाहे और दूसरे घुमंतु लोग। हाँ, और ये लोग उस दौर की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, गुमनाम रीढ़ थे। सही बात है। ये चरवाहे अपने जानवरों के रेवड़ के साथ लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। उनका पूरा जीवन दूध, घी, ऊन जैसे पशु उत्पादों पर निर्भर था। तो क्या इनके और बसे हुए किसानों के बीच कोई रिश्ता था? एक बहुत मजबूत रिश्ता था। इसे आप एक तरह का बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। मतलब चीजों का आदान प्रदान। हाँ, पैसे का लेन देन नहीं। चरवाहे किसानों को घी, ऊन देते थे और बदले में उनसे अनाज, कपड़े और बर्तन ले लेते थे। और हमारे स्रोत बंजारों का जिक्र करते हैं। आज भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन उस दौर में इनकी क्या अहमियत थी? बंजारे उस दौर के सबसे बड़े व्यापारी खानाबदोश थे। सोचिए, वे एक तरह के लॉजिस्टिक नेटवर्क थे। लॉजिस्टिक नेटवर्क? हाँ, उनका कारवां, जिसे टांडा कहते थे, हजारों बैलों का होता था। हजारों बैल? जी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक इन्हीं बंजारों का इस्तेमाल शहरों के बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए करते थे। मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही है। मतलब दिल्ली जैसे बड़े शहर की फूड सप्लाई चेन इन खानाबदोश समुदायों पर टिकी थी। सिर्फ यही नहीं, जब मुगल सेना किसी जंग पर जाती थी तो उनकी लाखों की फौज के लिए अनाज की ढुलाई भी यही बंजारे करते थे। अच्छा। जहांगीर ने खुद लिखा है कि बंजारे अपनी बैलों की पीठ पर अलग अलग इलाकों से अनाज लाकर सेना को बेचते थे। 17वीं सदी के एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने लिखा है कि उसने एक बंजारा टांडा देखा था जिसमें 14,000 बैल थे। 14,000 बैल? ये तो आज के ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जैसा कुछ हो गया। बिल्कुल। वाकई ये अर्थव्यवस्था की एक बहुत अहम कड़ी थे, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। इनके अलावा और भी घुमंतु लोग थे। कुछ जानवरों को पालकर बेचने का काम करते थे, कुछ रस्सी और सरकंडे जैसी चीजें बनाते थे, और कुछ गांव-गांव घूमकर मनोरंजन करते थे, जैसे नट, मदारी, बाजीगर। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक सवाल
सवाल खड़ा होता है, क्या इन जनजातियों में से कुछ इतनी शक्तिशाली हो गईं कि उन्होंने सिर्फ जमींदारी नहीं बल्कि अपने बाकायदा राज्य स्थापित कर लिए? हाँ, बिल्कुल हुआ। और हमारे पास इसके 2 शानदार उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये समाज कितने संगठित और शक्तिशाली हो सकते थे। कौन से? मध्य भारत के गोंड और पूर्वोत्तर के अहोम। चलिए पहले गोंड लोगों की बात करते हैं। ये गोंडवाना नाम के एक विशाल जंगली प्रदेश में रहते थे, जिसका मतलब ही है गोंडों द्वारा बसा हुआ देश। सही। वे एक बहुत दिलचस्प तरीके से खेती करते थे, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हाँ, सोचिए वो जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल वहां खेती करते। जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती तो वे उस जगह को छोड़कर जंगल में दूसरी जगह चले जाते, ताकि पहली वाली जमीन को फिर से हरा भरा होने का मौका मिल सके। बिल्कुल, ये प्रकृति के साथ जीने का एक टिकाऊ तरीका था। और उनका प्रशासन, क्या वो भी इतना ही विकसित था? हैरान करने वाला विकसित था। उनका पूरा राज्य गढ़ों में बटा था और हर गढ़ पर एक खास गोंड कुल का नियंत्रण होता था। कुछ आज के जिलों जैसा। हाँ, कह सकते हैं। फिर हर गढ़ को 84 गांवों की इकाइयों में बांटा जाता था, जिन्हें 84 कहते थे। 84। और फिर 84 को भी 12-12 गांवों के समूहों में बांटा जाता था, जिन्हें बरहोत कहा जाता था। गढ़, 84, बरहोत, ये तो किसी भी सल्तनत या मुगल सूबे की तरह एक बहुत ही व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा लगता है ना? ये उस स्टीरियोटिपिकल छवि को पूरी तरह तोड़ देता है। और इसी संगठन के बल पर उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य बनाया। गढ़कटंगा का गोंड राज्य इतना समृद्ध था कि वे हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों को निर्यात करते थे और उसे खूब पैसा कमाते थे। जी हाँ। और यही से रानी दुर्गावती की असाधारण कहानी जुड़ी है ना? हाँ, जैसे जैसे गोंड राज्य शक्तिशाली हुए, उनके राजाओं ने राजपूतों की तरह सम्मान पाने की इच्छा रखी। अच्छा, अब रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण के नाम पर शासन संभाला। और क्या खूब संभाला। उन्होंने राज्य का बहुत विस्तार किया और बहुत कुशलता से शासन चलाया। लेकिन उनकी समृद्धि मुगलों की आंखों में खटकने लगी। 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती ने उनका सामना किया। उन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध किया। जब उन्हें लगा कि हार निश्चित है तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद अपनी जान दे दी। हाँ, एक रानी अपने 5 साल के बेटे के लिए एक विशाल मुगल सेना से लड़ रही है और अंत में हारने पर भी झुकती नहीं है। ये कहानी आज भी उतनी ही ताकतवर है। बिल्कुल। मुगलों ने गढ़कटंगा का बेशुमार धन और हाथी लूट लिए और राज्य का एक छोटा सा हिस्सा वीर नारायण के चाचा चंद्रशाह को दे दिया। तो गढ़कटंगा का पतन हो गया। हाँ, लेकिन गोंड राज्यों का अस्तित्व फिर भी बना रहा। रानी दुर्गावती की कहानी दिखाती है कि कैसे एक जनजातीय राज्य मुगलों जैसी महाशक्ति को भी टक्कर दे सकता था। सही बात है। लेकिन ये सब सिर्फ मध्य भारत में नहीं हो रहा था। अगर हम हजारों किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र की घाटी को देखें तो वहाँ अहोम नाम का एक और समुदाय एक ऐसा राज्य बना रहा था जो सैन्य ताकत और संगठन में किसी से कम ही था। हाँ, अहोम लोग 13वीं शताब्दी में आज के म्यांमार से आए थे। उन्होंने वहाँ के स्थानीय भूस्वामियों, जिन्हें भूइयां कहते थे, उनको हराकर एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। और उनकी सैन्य शक्ति का तो जवाब नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। 1660 के दशक तक वे खुद बारूद और तोप बनाने लगे थे। खुद तोप बनाना उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। पर ज्यादा समय तक सीधा नियंत्रण नहीं रख पाए। अहोम राज्य अपनी आजादी बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहा। उनका समाज कैसे काम करता था? क्या वो भी गोंडों की तरह संगठित था? उनका तरीका अलग था। अहोम राज्य बेगार यानी जबरन काम करवाने पर निर्भर था। अच्छा, फोर्स लेबर। हाँ, इस व्यवस्था को पाइक कहते थे। राज्य के लिए जिन लोगों को काम करना होता था उन्हें पाइक कहा जाता था। तो ये पाइक कहाँ से आते थे? हर गांव को बारी बारी से तय संख्या में पाइक भेजने होते थे। जनगणना के बाद तो मतलब ज्यादा आबादी वाली जगहों से लोगों को कम आबादी वाली जगहों पर भेजा जाता था। यानी एक तरह की अनिवार्य सरकारी सेवा, कंपल्सरी स्टेट सर्विस कह सकते हैं। युद्ध के समय यही पाइक सेना बन जाते थे। हाँ, और बाकी समय में वे बांध बनाने, सिंचाई व्यवस्था बनाने या दूसरे सार्वजनिक कामों में लगे रहते थे। अहोम समाज भी कुलों में बटा था, जिन्हें खेल कहते थे। उन्होंने ही उस इलाके में चावल की खेती के नए तरीके भी शुरू किए। और इनकी संस्कृति और धर्म के बारे में क्या उन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया? शुरू में वे अपने जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन 17वीं सदी आते आते राजा शिव सिंह के समय में हिंदू धर्म वहाँ का प्रमुख धर्म बन गया। लेकिन एक खास बात है इसमें। हाँ, खास बात यह है कि अहोम राजाओं में हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। अच्छा। वे कवियों और विद्वानों को जमीन दान देते थे, नाटक को बढ़ावा देते थे और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपना इतिहास लिखवाया।
अच्छा, बुरंजी, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। हाँ, इन ऐतिहासिक कृतियों को बुरंजी कहा जाता था। पहले उन्हें अहोम भाषा में लिखा गया और फिर असमिया में। ये दिखाता है कि वे अपनी पहचान और इतिहास को लेकर कितने सजग थे। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को समेटें तो हम क्या कह सकते हैं? वो मुख्य विचार क्या है जो श्रोताओं को अपने साथ लेकर जाना चाहिए? सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि मध्यकालीन भारत सिर्फ सुल्तानों और बादशाहों की कहानी नहीं है। समाज के भीतर हाशिए पर एक समानांतर दुनिया फल फूल रही थी। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय समाज लगातार एक दूसरे से मिल रहे थे, टकरा रहे थे और एक दूसरे को बदल रहे थे। और ये बदलाव एक तरफा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जनजातीय समाज बदल रहा था। बिल्कुल नहीं। नमस्ते, इस आध्यात्मिक क्रांति के धागे खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। अच्छा? इसके पीछे उस वक्त का पूरा सामाजिक ताना बाना था। एक तरफ ब्राह्मणवादी परंपराओं का दबदबा था, जहां ज्ञान और मोक्ष का रास्ता कुछ ही लोगों के लिए खुला था, और दूसरी तरफ वो जाति व्यवस्था। हाँ, जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच में इतनी मजबूती से बांध रखा था कि करोड़ों लोगों के लिए सिर उठाकर जीना भी मुश्किल था। तो इसी घुटन भरे माहौल में भक्ति की एक ताजी हवा चली। तो ये हवा एक तरह से बगावत की हवा थी। जो नियम स्थापित थे उनके खिलाफ। एक स्तर पर हाँ, कह सकते हैं। भक्ति ने सबसे क्रांतिकारी विचार ये दिया कि आपका और भगवान का रिश्ता बिल्कुल निजी है, सीधा है। इसके लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। इन दस्तावेजों में भागवत गीता और पुराणों का भी जिक्र है, जहां इस विचार को बल मिलता है कि एक भक्त, चाहे वो किसी भी जाति का हो या लिंग का हो, हाँ, या लिंग का हो, अगर सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को पुकारे तो ईश्वर उसकी जरूर सुनेंगे। ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी और हिम्मत देने वाली बात। और इस हिम्मत की पहली चिंगारी ये उठी कहाँ से? मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें 7वीं सदी के दक्षिण भारत में चलना होगा। दक्षिण भारत में? हाँ, यहाँ हमें दो बड़े समूह मिलते हैं। नयनार, जो शिव के भक्त थे, और आलवार जो विष्णु के उपासक थे। अच्छा, शिव और विष्णु के भक्त। लेकिन इसमें नया क्या था? भक्ति तो पहले भी होती थी। नया था उनका तरीका और उनकी पहुंच। देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि भक्ति अब किसी एक भगवान या परंपरा की जागीर नहीं रही। चाहे आप शिव को माने या विष्णु को, एक नया रास्ता खुल रहा था जो सीधे आपके दिल से होकर जाता था, पुजारियों के जरिए नहीं। और दूसरी क्रांतिकारी बात यह थी कि इन संतों में हर जाति के लोग शामिल थे। हर जाति के? हाँ, ब्राह्मण भी, किसान भी, और वो लोग भी जिन्हें उस वक्त का समाज अछूत समझता था। ये सामाजिक बराबरी का एक जीता जागता ऐलान था एक तरह से। और उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई कैसे? जाहिर है वो कोई भारी भरकम संस्कृत ग्रंथ तो नहीं लिख रहे थे ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने लोगों की भाषा यानी तमिल में खूबसूरत कविताएं लिखी। वे गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे, अपने इष्ट देव के भजन गाते थे और लोग उनसे जुड़ते जाते थे। अच्छा। इन संतों में अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक वाचकार जैसे नयानारों के नाम बहुत सम्मान से लिए जाते हैं। इनकी संख्या भी काफी रही होगी। हाँ, संख्या भी कम नहीं थी। तकरीबन 63 नयनार और 12 आलवार संतों का जिक्र मिलता है। उनके गीतों के जो संग्रह हैं, जैसे तेवरम और तिरवाचिकम, वो आज भी दक्षिण भारत में श्रद्धा से गाए जाते हैं। तो ये धर्म को वापस आम इंसान की जिंदगी में लाने जैसा था। बिल्कुल। एक तरफ तो ये भावनात्मक लहर चल रही थी और दूसरी तरफ दर्शन और ज्ञान की दुनिया में भी कुछ बड़ा हो रहा था। इन दस्तावेजों में दो बड़े दार्शनिकों का जिक्र है, शंकर और रामानुज। इनके विचार थोड़े गहरे हैं। इन्हें कैसे समझा जाए? इन्हें समझना इस पूरी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। 8वीं सदी में केरल में जन्मे शंकर ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद? हाँ, आसान भाषा में कहें तो उनका मानना था कि ये पूरी दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं एक भ्रम है, माया है। अच्छा। असली सच सिर्फ एक है, ब्रह्म यानी परम सत्ता, और हमारी आत्मा उसी ब्रह्म का हिस्सा है। मोक्ष का मतलब है इस ज्ञान को पा लेना कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब एक तरह से मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, बल्कि एक सच जिसे बस पहचानना है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। शंकर का दर्शन बौद्धिक रूप से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक आम भक्त के लिए सब कुछ भ्रम है का विचार थोड़ा ठंडा और दूर का लग सकता है। हाँ, मतलब अगर मेरा दुख, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति ही भ्रम है तो फिर मैं किससे जुड़ूं? सही सवाल है। और यहीं पर 11वीं सदी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज का दर्शन सामने आता है। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ये तो और भी मुश्किल नाम है। इसका क्या मतलब हुआ? रामानुज ने कहा कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। उन्होंने कहा, नहीं, आपका प्रेम सच्चा है, आपके भगवान सच्चे हैं और आपका ये रिश्ता भी सच्चा है। उन्होंने मोक्ष के लिए
विष्णु के प्रति गहरी भक्ति को सबसे जरूरी बताया। इस विचार ने ईश्वर को एक निराकार शक्ति से निकालकर एक व्यक्तिगत रूप दे दिया, जिससे आप प्रेम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। हाँ, इस एक विचार में वो भावनात्मक चिंगारी थी जिसने पूरे भारत में भक्ति आंदोलन को आग दे दी। तो ये लहर दक्षिण से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र में भी हमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे संतों के नाम मिलते हैं। इनके बारे में क्या खास था? महाराष्ट्र के इन संतों, जिन्हें वरकड़ी भी कहा जाता है, ने भक्ति को और भी सरल और सामाजिक बना दिया। अच्छा। उन्होंने पंढरपुर के विट्ठल, जो विष्णु का ही एक रूप है, उनकी भक्ति पर जोर दिया। लेकिन उनकी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कर्मकांड, उपवास और दुनिया छोड़कर सन्यासी बन जाने का विरोध किया। मतलब घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनका यही कहना था कि आप एक गृहस्थ का जीवन जीते हुए, जरूरतमंदों की सेवा करते हुए भी ईश्वर को पा सकते हैं। यानी स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ से जोड़ दिया। एकदम। उन्होंने कहा कि हर इंसान के दुख दर्द में हाथ बटाना ही सच्ची भक्ति है। इसी भावना को गुजराती संत नरसिंह मेहता के एक भजन की पंक्ति खूबसूरती से बताती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। बिल्कुल, सच्चा भक्त वही है जो दूसरे का दर्द समझे। इसने धर्म को मठों और मंदिरों से निकालकर इंसानियत की सेवा से जोड़ दिया। और जब भक्ति की ये लहर दक्षिण और पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ी, तो इसका सामना एक नई और शक्तिशाली धारा से हुआ, इस्लाम और सूफीवाद। और ऐसा लगता है कि इन दो बड़ी नदियों के संगम ने भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आपने बिल्कुल सही कहा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन एक संगम बन गया। एक तरफ तुलसीदास और सूरदास जैसे संत थे, जिन्होंने राम और कृष्ण की भक्ति के माध्यम से मौजूदा मान्यताओं को आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाया। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी धारा थी जो और भी ज्यादा क्रांतिकारी थी। और इस धारा के सबसे बड़े नाम थे कबीर और गुरु नानक। हाँ, जिन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की बाहरी रस्मों और रूढ़ियों पर जोरदार हमला किया। कबीर का व्यक्तित्व तो आज भी लोगों को बहुत खींचता है। एक जुलाहा परिवार में पले बढ़े और उनकी बातें इतनी सीधी और तीखी होती थी कि बड़े बड़े पंडित और मौलवी चुप हो जाते थे। कबीर की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी ईमानदारी और उनकी भाषा। हाँ। वो किसी एक धर्म के खांचे में नहीं बंधे। हाँ। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी मजाक उड़ाया और मस्जिद की आजान पर भी सवाल उठाए। जी। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। वो कह रहे थे कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लूं। सही बात है। इससे तो वो चक्की भली है जिससे आटा पीसकर दुनिया अपना पेट भरती है। ये बात हैरान करती है। उस दौर में जब धार्मिक पहचान इतनी सख्त थी, कबीर में ऐसा क्या था कि वे इन दोनों दीवारों को तोड़ पाए? क्या ये सिर्फ उनकी भाषा थी या कुछ और भी था? भाषा तो थी, कृठिवाम लोगों की बोली में बात करते थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वो एक ऐसे निराकार रूप रंग से परे ईश्वर की बात कर रहे थे, जिससे न मंदिर की जरूरत थी न मस्जिद की। बिल्कुल। वो कहते थे कि ईश्वर तो हर इंसान के भीतर है। इस विचार ने जाति और धर्म की सारी दीवारें गिरा दी। इसीलिए उनके अनुयायियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, जो उस जमाने में एक अकल्पनीय बात थी। हाँ। और इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है गुरु नानक का। हाँ, बाबा नानक ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने भी एक निराकार रब की उपासना पर जोर दिया और कहा कि उस तक पहुंचने के लिए जाति या लिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और जोड़ी, सामाजिक जिम्मेदारी। उनके लिए मोक्ष का मतलब दुनिया से भागना नहीं था, बल्कि दुनिया में रहते हुए एक ईमानदार और सक्रिय जीवन जीना था। हाँ, बिल्कुल। उनकी शिक्षाओं का सार नाम जपना, किरत करना, वन छकना में मिलता है ना। बिल्कुल, यानी ईश्वर का नाम जपो, ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ और जो भी कमाओ उसे दूसरों के साथ बांट कर खाओ। और लंगर की प्रथा भी तो उन्होंने ही शुरू की। हाँ, उन्होंने करतारपुर में एक केंद्र बनाया जहां उनके अनुयायी एक साथ मिलकर खेती करते थे और लंगर में बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते थे। ये उस समय की जाति व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था। और यहीं से सिख धर्म की नींव पड़ी। सही, यहीं से एक नए समुदाय सिख धर्म की नींव पड़ी। और इसी दौर में एक और आध्यात्मिक धारा बह रही थी, सूफियों की। ये इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? सूफी जो मुस्लिम रहस्यवादी थे, वो भक्ति संतों के आध्यात्मिक भाई जैसे थे। उनकी मंजिल भी वही थी, ईश्वर के साथ प्रेम का रिश्ता बनाना। अच्छा। उन्होंने भी उलेमाओं यानी धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई जटिल रस्मों और नियमों को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम और समर्पण के जरिए सीधे जुड़ा जा सकता है। दस्तावेजों में जिक्र यानी नाम का जाप, समा यानी गायन और रक्स यानी नृत्य जैसी चीजों का उल्लेख है। ये सुनने में तो भक्ति संतों के कीर्तन भजन जैसा ही लगता है। तरीके बहुत मिलते जुलते थे, क्योंकि लक्ष्य एक ही था, अपने अहम यानी मैं को मिटाकर
ईश्वर में लीन हो जाना। सूफियों के लिए सिनेमा या संगीत महज मनोरंजन नहीं था, ये ध्यान की एक विधि थी। कव्वाली की धन और ताल के जरिए वे खुद को दुनियावी सोच से आजाद कर एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचने की कोशिश करते थे जहां ईश्वर से सीधा संवाद हो सके। और भारत में तो चिश्ती सिलसिला बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत ज्यादा, जिसके संत जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए श्रद्धा का केंद्र हैं। उनकी दरगाहें इस बात का सबूत हैं कि प्रेम का संदेश हर मजहबी दीवार को पार कर जाता है। आज का हमारा विषय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। बिल्कुल सही। कैसे भाषा, भोजन, नृत्य, धर्म ये सब मिलकर भारत के अलग अलग कोनों में एक अनूठी पहचान बनाते हैं। और सबसे दिलचस्प सवाल तो यही है कि ये सब बनता कैसे है? क्या ये परंपराएं हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ परंपराएं एक छोटे से इलाके में पनपती हैं तो कुछ पूरे देश में फैल जाती हैं। और कैसे सत्ता, व्यापार और लोगों का आना जाना संस्कृति का पूरा नक्शा ही बदल देता है। बिल्कुल। चलिए भारत के दक्षिण पश्चिम तट से शुरू करते हैं। आज का केरल। अच्छा, 9वीं शताब्दी में महोदयपुरम के चेर साम्राज्य से मैंने पढ़ा है कि वहाँ भाषा को लेकर कुछ बहुत ही क्रांतिकारी हो रहा था। हाँ, क्रांतिकारी शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। सोचिए, उस दौर में जब राज काज के लिए हर जगह संस्कृत का दबदबा था, हाँ? तब चेर शासकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने सरकारी अभिलेखों में, मतलब शिलालेखों और दस्तावेजों में क्षेत्रीय भाषा मलयालम का इस्तेमाल शुरू किया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब वो अपनी प्रजा से उनकी ही भाषा में संवाद कर रहे थे। जी, ये अपनी स्थानीय पहचान को एक तरह से राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने जैसा था। लेकिन क्या इसका ये मतलब था कि उन्होंने संस्कृत को पूरी तरह से नकार दिया था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। अच्छा, उन्होंने संस्कृत को नकारा नहीं, बल्कि उससे अपनी संस्कृति में बहुत खूबसूरती से गूंथ लिया। जैसे केरल का जो मंदिर रंगमंच था, तो उसकी परंपरा संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित कहानियों से ही पोषित हुई। तो एक तरफ राजकाज में स्थानीय मलयालम थी और दूसरी तरफ कला और ज्ञान में संस्कृत। बिल्कुल, एक अद्भुत संगम। और इस संगम के लिए एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द भी है ना हमारे स्रोतों में, मणिप्रवालम। हाँ, मणिप्रवालम। इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा। जी, ये दो भाषाओं के एक साथ इस्तेमाल के लिए प्रयोग होता था, संस्कृत और मलयालम। उस दौर का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण पर है। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। वो इसी मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। ये दिखाता है कि वो दो भाषाओं को अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक मानते थे। वाह, एक हीरे की तरह कीमती और दूसरी मूंगे की तरह गहरी और स्थानीय। बिल्कुल। भाषा और संस्कृति का ये मेल वाकई दिलचस्प है। क्या यही पैटर्न हमें धर्म के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है? हाँ, मिलता है। जैसे उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ के मामले में उसकी जड़ें तो बहुत स्थानीय थीं, पर वो एक विशाल धार्मिक परंपरा बन गई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जगन्नाथ यानी दुनिया के मालिक, जो विष्णु का ही एक रूप है, उनकी कहानी भी एक स्थानीय देवता से ही शुरू होती है। स्थानीय देवता? हाँ, पुरी के जो स्थानीय जनजातीय लोग थे, वो लकड़ी से अपने देवता की मूर्ति बनाते थे। अच्छा। समय के साथ यही स्थानीय देवता विशाल जगन्नाथ पंथ के केंद्र बन गए। और इस बदलाव में शासकों की क्या भूमिका थी? क्या ये सिर्फ लोगों की आस्था का मामला था या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी थी? यहाँ राजनीति और धर्म हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। आप देखिए, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा हुए अनंत वर्मन। हाँ। उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक विशाल मंदिर बनवाया। ये एक बड़ा कदम था, बहुत बड़ा। लेकिन 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय तो इससे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा राज्य ही भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। पूरा राज्य? हाँ, और खुद को उनका प्रतिनियुक्त यानी डिप्टी घोषित कर दिया। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। एक राजा खुद को भगवान का डिप्टी बता रहा है? जी। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये उस दौर में धर्म और राजनीति का ऐसा गठजोड़ था कि एक के बिना दूसरे को चलाना लगभग नामुमकिन था? ये एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी। राजा अब सिर्फ एक शासक नहीं था, वो ईश्वर का प्रतिनिधि था। मतलब उसके फैसलों पर सवाल उठाना सीधे भगवान की इच्छा पर सवाल उठाने जैसा हो गया। बिल्कुल। इस एक कदम से उन्होंने अपनी सत्ता को धार्मिक वैधता की एक ऐसी ढाल दे दी जिसे भेदना बहुत मुश्किल था। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि पुरी का मंदिर सिर्फ एक तीर्थ
स्थल नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इतना बड़ा? इतना बड़ा कि बाद में मुगल, मराठे और यहाँ तक कि अंग्रेज सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जिसने मंदिर जीत लिया उसने एक तरह से लोगों का दिल जीत लिया, फिर उसका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। वाह, मतलब मंदिर पर कब्जा सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और वफादारी पर कब्जा था। सही कहा आपने। चलिए अब सत्ता के इस खेल से आगे बढ़कर उस जगह चलते हैं जहाँ की कहानियों में वीरता और सम्मान को जान से भी बढ़कर माना जाता था, राजपूताना। आज का राजस्थान। हाँ, जब भी हम राजपूतों की बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा तलवार और बहादुरी की तस्वीरें आती हैं। क्या ये छवि हमेशा से ऐसी ही थी या इसे समय के साथ गढ़ा गया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये छवि काफी हद तक गढ़ी गई थी। गढ़ी गई थी? किसके द्वारा? इसे गढ़ने वाले थे चारण और भाट। ये कवि और गायक होते थे जो शाही दरबारों की शोभा बढ़ाते थे। अच्छा। उनकी कविताएं और गीत ऐसे शूरवीरों की कहानियों से भरे होते थे जो रणभूमि में पीठ दिखाने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझते थे। तो ये एक आदर्श था, एक हीरो कोड जैसा? बिल्कुल, जिसे बार बार सुनाकर समाज की रग रग में उतार दिया गया। तो ये एक तरह का नैरेटिव बिल्डिंग था। लेकिन ये आदर्श क्या सिर्फ पुरुषों के लिए ही था? महिलाओं की इन कहानियों में क्या भूमिका थी? महिलाओं की भूमिका भी इसी आदर्श से जुड़ी हुई थी, लेकिन अक्सर दुखद तरीके से। मतलब? कहानियों में उन्हें अपने शूरवीर पतियों का अनुसरण करते हुए दिखाया जाता था, चाहे वो जीवन में हो या मृत्यु में। जौहर और सती जैसी प्रथाओं का जिक्र इसी संदर्भ में आता है। जी, जहां वे अपने पति की हार के बाद दुश्मन के हाथों पड़ने के बजाय मृत्यु को चुन लेती थी। ये कहानियां उस समाज के मूल्यों को दिखाती थीं जहां सम्मान और कुल की इज्जत को सर्वोच्च माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन क्या ये आदर्श सिर्फ राजपूत शासक वर्ग तक ही सीमित था या आम लोगों पर भी इसका असर होता था? इसका असर बहुत गहरा और व्यापक था। हालांकि ये आदर्श राजपूतों से जुड़े थे, लेकिन इन कहानियों की जो नाटकीयता थी, जो भावनात्मक अपील थी, हाँ। उसकी वजह से आम लोग भी इन नायकों से प्रेरणा लेते थे। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक तरह से पूरे क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक पहचान बन गई। तो ये परंपराएं एक क्षेत्र की पहचान बन गईं। और कुछ कलाएं तो ऐसी थीं जो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सीमाओं को लांघकर पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। हाँ, कथक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कथक, इसकी कहानी क्या है? इसका नाम ही कथा से निकला है ना? जी बिल्कुल। शुरुआत में ये उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वालों की एक जाति, जिन्हें कथाकार कहते थे। अच्छा, कथाकार। वो अपने हाव भाव, संगीत और अभिनय से रामायण महाभारत की कहानियों को जीवंत कर देते थे। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक कहानी सुनाने की कला थी। फिर एक शास्त्रीय नृत्य कैसे बन गया? इसका सफर कई पड़ावों से गुजरा। 15वीं 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन की लहर चली, हाँ। तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां और रासलीला ये सब कथक का हिस्सा बन गई। तो नृत्य में भक्ति का भाव जुड़ गया। बिल्कुल, भक्ति और श्रृंगार दोनों। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कथक मंदिरों से निकलकर मुगल बादशाहों और नवाबों के दरबार में पहुंचा। और दरबार में पहुंचकर तो कला का रूप बदल ही जाता है। शाही संरक्षण का इस पर क्या असर पड़ा? दरबार में इसे एक नया कलेवर मिला। यहाँ कहानी सुनाने से ज्यादा जोर प्रदर्शन पर था। जैसे? तेज चक्कर, पैरों की जटिल तालकारी, शानदार वेशभूषा, ये सब दरबारी संस्कृति की देन है। अच्छा। यहीं पर कथक ने अपनी वो तकनीकी विशेषताएं हासिल की जिनके लिए आज वो जाना जाता है। और इसी दौर में इसके घराने भी बने हैं ना? हाँ, 2 बड़े केंद्र या घराने बने, एक जयपुर के राजदरबारों में और दूसरा लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। हम कथक को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, लेकिन किसी कला को शास्त्रीय या क्लासिकल कहने का आधार क्या है? क्या इसलिए कि उसका विषय धार्मिक है या उसमें बहुत ज्यादा कौशल की जरूरत होती है? ये एक बहस का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन पैमानों को देखें तो कई लोक कलाओं और नृत्यों में भी ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। उनमें भी गहरा कौशल होता है, उनके भी अपने नियम होते हैं और उनका संबंध भी अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों से होता है। बिल्कुल। तो शायद शास्त्रीय का टैग सिर्फ कला के स्वरूप पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे समाज के प्रभावशाली वर्गों जैसे राजाओं या अभिजात वर्ग का संरक्षण मिला है या नहीं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। वाकई। चलिए अब नृत्य से चित्रकला की तरफ चलते हैं। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है कि मुगल दरबार के वो शानदार बड़े बड़े चित्र अचानक छोटे, ज्यादा निजी मिनिएचर्स या लघु चित्रों में कैसे बदल गए। इसकी कहानी सीधे तौर पर मुगल साम्राज्य के उतार चढ़ाव से जुड़ी है। कैसे? देखिए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाह कला के बड़े पारखी थे। उन्होंने अपनी कार्यशालाओं में देश के बेहतरीन चित्रकारों को इकट्ठा किया था। और ये चित्रकार क्या बनाते थे? दरबारी शान शौकत,
शिकार, लड़ाइयाँ, सामाजिक जीवन, ये तस्वीरें उस दौर का एक तरह से विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन जब औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब इन कलाकारों का क्या हुआ? यही कहानी का दिलचस्प मोड़ है। जब दिल्ली में शाही खजाना खाली होने लगा और संरक्षण कम हो गया, तो ये कुशल चित्रकार रोजगार की तलाश में दरबार छोड़कर नए उभरते हुए क्षेत्रीय राज्यों की ओर चले गए। कहाँ गए वो? वे राजपूताना के दरबारों में और हिमालय की तलहटी में बसे पहाड़ी राज्यों में पहुंचे। तो एक तरह से ये आर्टिस्ट ड्रेन था। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा तला के लिए बहुत शानदार रहा। ये कलाकार अपने साथ मुगल चित्रकला की तकनीक तो ले गए, लेकिन जब वो नई जगह पहुंचे तो वहाँ की स्थानीय परंपराओं से भी प्रभावित हुए। अच्छा। और इस संगम ने चित्रकला की नई शैलियों को जन्म दिया। एक तरफ मुगल यथार्थवाद था, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोक कला के चटक रंग और भावनाएं। पहाड़ी चित्रकला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शायद। मैंने बसोहली और कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ा है। हाँ, पहाड़ी चित्रकला इस संगम का बेहतरीन नमूना है। 17वीं शताब्दी के अंत में जो शैली विकसित हुई उसे बसोली शैली कहते हैं। इसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान है उसके साहसी और चटक रंग, पीला, लाल, नीला और बहुत ही भावप्रवण चेहरे। ये बहुत ऊर्जावान शैली है। और कांगड़ा? कांगड़ा शैली का विकास हुआ 18वीं सदी के मध्य में, जब नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली से और भी मुगल कलाकार इन पहाड़ी इलाकों में आ बसे। तो ये बसोहली से अलग थी? बिल्कुल अलग। कांगड़ा शैली की पहचान है उसकी कोमलता, लय और काव्यात्मकता। इसमें बहुत ही नरम, हल्के रंगों का इस्तेमाल होता है। और विषय अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं या गीत गोविंद जैसी रचनाएं होती हैं। जब मैंने पहली बार कांगड़ा पेंटिंग देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने छोटे से कागज पर इतने सारे भाव और इतनी बारीकी दिखाई जा सकती है। तो कलाकारों के पलायन ने कला को और भी समृद्ध कर दिया। बिल्कुल। अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, बंगाल। यहाँ की अपनी एक अलग ही सांस्कृतिक पहचान है, भाषा से लेकर भोजन तक। बंगाली भाषा की कहानी क्या है? बंगाली भाषा की जड़ें तो संस्कृत में ही है, लेकिन इसका विकास एक लंबी और दिलचस्प यात्रा है। कैसे? शुरुआती दौर में मगध के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण यहाँ संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। फिर गुप्त शासकों ने यहाँ अपना नियंत्रण स्थापित किया। और उसके बाद 8वीं सदी में पाल शासकों के अधीन और फिर सल्तनत काल में बंगाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र बन गया। लेकिन भाषा के रूप में बंगाली को असली पहचान तब मिली जब मुगलों ने बंगाल पर कब्जा किया और उसे एक सूबा बनाया। तब प्रशासन की भाषा तो फारसी रही होगी। हाँ, भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में तेजी से विकसित हुई। और भाषा के साथ साथ साहित्य भी पनपा होगा। बिल्कुल। बंगाली साहित्य को हम दो मुख्य धाराओं में देख सकते हैं। कौन सी दो धाराएं? पहली धारा वो थी जो संस्कृत से प्रभावित थी। इसमें संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य यानी स्थानीय देवी देवताओं की महिमा में लिखे गए काव्य, और भक्ति संतों की जीवनियां भी। जी, जैसे चैतन्य देव। और दूसरी धारा संस्कृत से ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा स्थानीय थी। इसमें क्या आता है? इसमें नाथ साहित्य आता है, जैसे मैनामती और गोपीचंद के गीत या धर्व ठाकुर की पूजा से जुड़ी कहानियां। तो ये लोक परंपराओं को दर्शाता है। हाँ। बंगाल की पहचान में ईर और मंदिरों का भी बड़ा जिक्र है। जी। ये पीर कौन थे? पीर एक तरह के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उस दौर में बहुत से लोग बेहतर जमीन की तलाश में पूर्वी बंगाल के जंगलों और दलदली इलाकों में जाकर बस रहे थे। वहाँ जीवन मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल और अनिश्चित। तो ये पीर, जिनमें कई सूफी संत भी शामिल थे, इन लोगों को एक तरह का आध्यात्मिक सहारा और हौसला देते थे। और मंदिर? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कई मंदिर पारंपरिक रूप से ऊंची जातियों ने नहीं, बल्कि कोल्लू यानी तेली और कंसारी यानी घंटे धातु के कारीगरों ने बनवाए थे। ऐसा क्यों? इसकी वजह आर्थिक बदलाव में छिपी है। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां बंगाल में सक्रिय हुई, नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। तो इन समूहों ने व्यापार से काफी पैसा कमाया। जी, और अपनी नई सामाजिक हैसियत और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े और सुंदर मंदिर बनवाए। तो एक तरह से व्यापार से आई समृद्धि ने एक अनूठी मंदिर वास्तुकला को जन्म दिया। बिल्कुल। और ये वास्तुकला भी बहुत अलग थी। इन मंदिरों की छतें घास फूस की झोपड़ियों जैसी क्यों होती थी? ये स्थानीय वास्तुकला से प्रेरणा लेने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में बारिश बहुत होती है, इसलिए वहाँ की पारंपरिक झोपड़ियों की छतें ढलवां होती हैं। और इसी शैली को मंदिरों में अपनाया गया। हाँ, 2 ढलवां छतों वाली संरचना को 2 चाला और 4 छतों वाली को चौचाला कहा गया। और इनकी दीवारों पर वो टेराकोटा की पट्टियां होती थीं। जी, जिनमें रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के दृश्य बने होते थे। बंगाल की बात मछली के जिक्र के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। यहाँ के भोजन में मछली इतनी जरूरी क्यों है? इसका सीधा संबंध बंगाल के भूगोल से है। यह एक नदीय मैदान है जहाँ नदियाँ और तालाब बहुतायत में है। तो जाहिर है मछली और चावल मुख्य भोजन बन गए। हाँ,
और मछली का महत्व इतना ज्यादा था कि इसने धार्मिक नियमों को भी प्रभावित किया। वो कैसे? 13वीं सदी का एक संस्कृत ग्रंथ है बृहद धर्म पुराण। ये ग्रंथ, जो बंगाल से ही है, स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की इजाजत देता है, जबकि आमतौर पर ब्राह्मणों के लिए मांसाहारी भोजन वर्जित माना जाता है। बिल्कुल, ये तो कमाल का उदाहरण है कि कैसे स्थानीय जरूरतें और संस्कृति कभी-कभी सदियों पुराने धार्मिक नियमों पर भी भारी पड़ सकती हैं। जी, बाबर के आने से पहले दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर पड़ रही थी। इब्राहिम लोदी अपने ही अमीरों और सरदारों से ठीक बर्ताव नहीं कर रहा था और इसी का नतीजा था कि दौलत खान लोधी ने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता भी दिया। बिल्कुल, बाबर ने 1526 में पानीपत में लड़ाई तो जीती, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ एक लड़ाई से हिंदुस्तान पर राज नहीं किया जा सकता। उसे यहाँ टिकने के लिए लोगों का भरोसा और वफादार लड़ाकों की जरूरत थी, और उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। पानीपत में जीती गई सारी दौलत उसने काबुल के हर मर्द, औरत और बच्चे में बंटवा दी। सारी की सारी दौलत, ये तो किसी बादशाह के लिए बहुत ही असामान्य बात है। इसका मकसद क्या था? सिर्फ दरियादिली दिखाना? ये दरियादिली से कहीं ज्यादा थी। ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। इस एक काम से काबुल के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने बाबर को कलंदर यानी संत की उपाधि दे दी। लेकिन इसका असली फायदा ये हुआ कि अफगानिस्तान के सबसे खूंखार और वफादार लड़ाके उसकी सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उसने पैसे से वफादारी और ताकत दोनों खरीद। समझ गए। तो बाबर ने तो नींव डाल दी, लेकिन इस नींव पर एक विशाल और टिकाऊ इमारत खड़ी करने का काम अकबर ने किया, और इसके लिए उसे एक बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट की जरूरत थी, जिसे हम मनसबदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये सुनने में बड़ा जटिल लगता है, क्या इसे आसान भाषा में समझाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि अगर मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अकबर उसका सीईओ था। ओके। और किसी भी सीईओ को कंपनी चलाने के लिए एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चाहिए होता है। मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स। मनसबदारी सिस्टम मुगल साम्राज्य का वही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पद या रैंक। ये साम्राज्य की अफसरशाही की रीढ़ थी। अच्छा, तो ये एक तरह की ग्रेडिंग प्रणाली थी। लेकिन किसी मनसबदार का ग्रेड या मनसब तय क्या करता था? मतलब अगर मेरा मनसब 5000 का है तो उसका मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल। ये ग्रेडिंग सिस्टम मुख्य रूप से 3 चीजें तय करता था। पहली, दरबार में आपकी हैसियत यानी आपका रुतबा, जिसका मनसब जितना बड़ा, बादशाह के उतने ही करीब वो बैठता था। दूसरी, आपका वेतन। और तीसरी, जो सबसे जरूरी थी, आपकी सैन्य जिम्मेदारी। हर मनसबदार को अपने रैंक के हिसाब से एक निश्चित संख्या में सैनिक और घुड़सवार रखने पड़ते थे। यहीं पर मैंने जात और सवार जैसे शब्द सुने हैं। ये क्या पहेली है? ये कोई पहेली नहीं, बल्कि सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। जात एक संख्या थी जो आपके व्यक्तिगत पद और वेतन को तय करती थी। अगर आपकी जात 5000 है तो आपका वेतन और दरबार में आपकी हैसियत उसी हिसाब से होगी। वहीं सवार उन घुड़सवारों की संख्या थी जिन्हें आपको मेंटेन करना होता था। तो हो सकता है कि किसी की जात 5000 हो लेकिन सवार रैंक 2000 हो। इसका मतलब है कि उसे 2000 घुड़सवार अपनी कमान में रखने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकबर की अपनी कोई बहुत बड़ी स्थायी सेना नहीं थी, वो इन मनसबदारों की टुकड़ियों पर निर्भर था। लेकिन इसमें तो एक बड़ा खतरा है। कोई भी मनसबदार बगावत कर सकता था। अकबर बहुत प्रैक्टिकल था, वो ये खतरा समझता था। इसीलिए उसने कई चेक और बैलेंस बनाए। जैसे वो ये सुनिश्चित करता था कि मनसबदार अच्छी नस्ल के घोड़े रखें, कोई मरियल घोड़ा न ले आए। इसके लिए घोड़ों को शाही मुहर से दागा जाता था। इस प्रथा को दाग कहते थे। ये एक तरह का मुगल ISO सर्टिफिकेशन था घोड़ों के लिए, ताकि क्वालिटी कंट्रोल बना रहे। कमाल है। ठीक है, तो एक मनसबदार के पास रैंक है, रुतबा है और एक छोटी मोटी सेना भी है। इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा होता होगा। तो साम्राज्य इन लोगों को सैलरी कैसे देता था? क्या उन्हें हर महीने कैश में भुगतान किया जाता था? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है और दूसरा सिस्टम यानी जागीरदारी सामने आता है। ज्यादातर मनसबदारों को कैश सैलरी नहीं दी जाती थी। इसके बजाय उन्हें जागीर दी जाती थी। जागीर का मतलब है जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिससे राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार उस मनसबदार को मिल जाता था। उस जमीन से आने वाला टैक्स ही उसकी और उसकी सेना की सैलरी होती थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि मनसबदार को जमीन का मालिक बना दिया जाता था? नहीं, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी चालाकी थी। मनसबदार उस जमीन का मालिक बिल्कुल नहीं होता था, वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर था। जमीन बादशाह की ही रहती थी। और इससे भी दिलचस्प बात ये थी कि मनसबदार को जो जागीर मिलती थी वो वहां रहता नहीं था। मान लीजिए कोई मनसबदार आगरा में तैनात है तो हो सकता है उसकी जागीर बिहार में हो,
एक मिनट, ये तो बहुत अजीब इंतजाम है। ऐसा क्यों? अगर वो अपनी जागीर से सैकड़ों मील दूर है तो इससे तो एक नई समस्या पैदा नहीं होती थी। उसे कैसे पता चलेगा कि उसके नौकर किसानों का शोषण तो नहीं कर रहे या पैसा अपनी जेब में तो नहीं रख रहे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अकबर के नजरिए से देखिए, वो नहीं चाहता था कि कोई भी मनसबदार किसी एक इलाके में बहुत लंबे समय तक रहकर वहां अपनी जड़ें जमा ले, लोगों से रिश्ते बना ले और इतना ताकतवर हो जाए कि वो बादशाह को ही चुनौती देने लगे। इसीलिए मनसबदारों का तबादला भी होता रहता था। ये सिस्टम वफादारी सुनिश्चित करने का एक तरीका था। ये तो शतरंज की बिसात जैसा लग रहा है, जहां हर मोहरे को लगातार हिलाते रहना पड़ता है ताकि कोई एक मोहरा ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। लेकिन क्या ये सिस्टम हमेशा इतना ही कारगर रहा? अकबर के समय तक तो ये काफी हद तक कारगर रहा। उस वक्त जागीरों का बहुत सावधानी से आकलन किया जाता था, जिसे जमा कहते थे। कोशिश ये होती थी कि जागीर से होने वाली वास्तविक वसूली, जिसे हासिल कहते थे, मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर हो। लेकिन अकबर के बाद, खासकर औरंगजेब के समय तक, ये संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? क्या हुआ था? दक्कन में लंबी लड़ाइयों की वजह से औरंगजेब को बहुत से नए मनसबदार बनाने पड़े। मनसबदारों की संख्या आसमान छूने लगी, लेकिन जमीन तो उतनी थी। नतीजा, जागीरों की जबरदस्त कमी हो गई। इसे जागीरदारी संकट कहा जाता है। एक एक जागीर पाने के लिए मनसबदारों को सालों इंतजार करना पड़ता था। इससे तो पूरे सिस्टम में हताशा और भ्रष्टाचार फैल गया होगा। बिल्कुल। और जब किसी को बड़ी मुश्किल से जागीर मिलती तो उसे पता होता था कि उसका कभी भी तबादला हो सकता है, इसलिए वो कम से कम समय में किसानों से ज्यादा टैक्स निचोड़ने की कोशिश करता है। इससे किसानों की हालत बदतर हो गई। स्रोत में शाहजहां के दौर का एक हैरान करने वाला आंकड़ा दिया गया। आंकड़ा यह है कि उस समय कुल 8000 मनसबदारों में से सिर्फ 445 सबसे ऊंचे रैंक वाले मनसबदार, यानी 5.6% से भी कम, साम्राज्य के कुल राजस्व का 61.5% हिस्सा अपनी जागीरों से वसूल रहे थे। रुकिए, मैं इसे ठीक से समझना चाहती हूँ। मतलब 5% से थोड़े ज्यादा लोग 60% से ज्यादा दौलत कंट्रोल कर रहे थे। ये तो जबरदस्त आर्थिक असमानता है। ये सिर्फ एक दरार नहीं, ये तो सिस्टम में एक गहरी खाई थी। इस तरह की असमानता का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता होगा? इसका असर विनाशकारी था। इसने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। एक तरफ मुट्ठी भर अमीर थे और दूसरी तरफ गरीब किसान और छोटे मनसबदार। यही वो असंतोष था जिसने आगे चलकर विद्रोहों को जन्म दिया। हमने प्रशासन और वेतन की बात कर ली, लेकिन इस सारा राजस्व, ये पैसा आता कहाँ से था? मुगल ये कैसे तय करते थे कि किसी गांव के किसान को कितना टैक्स देना है? क्या ये मनमानी पर आधारित था? नहीं। और यहीं पर मुगल सिस्टम की तीसरी और शायद सबसे वैज्ञानिक कड़ी आती है, जब्त प्रणाली। इसका श्रेय अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल को जाता है। ये कोई मनमानी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से डेटा पर आधारित थी। डेटा? 16वीं सदी में किस तरह का डेटा इकट्ठा करते थे वो किसी भी इलाके में पिछले 10 साल यानी 1570 से 1580 का कृषि डेटा देखते थे। इन 10 सालों में वहां कौन कौन सी फसलें उगाई गई, हर साल उनकी पैदावार कितनी हुई और स्थानीय बाजारों में उनकी कीमतें क्या रहीं। इस पूरे डेटा का औसत निकालकर हर फसल के लिए प्रति यूनिट एरिया पर टैक्स की एक दर तय कर दी जाती थी, और वो भी नकद में। मतलब गेहूं पर अलग टैक्स, कपास पर अलग, गन्ने पर अलग। ये तो आज के टैक्स सिस्टम जैसा ही एडवांस लगता है। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील व्यवस्था। इसने सिस्टम में निष्पक्षता लाने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि ये टैक्स वसूलता कौन था? ये काम करते थे जमींदार। जमींदार गांव के मुखिया या कोई स्थानीय सरदार हो सकते थे, जो किसानों से टैक्स इकट्ठा करके राज्य के खजाने में जमा करवाते थे। वो राज्य और किसानों के बीच की कड़ी थे। तो अगर सिस्टम इतना वैज्ञानिक और व्यवस्थित था, तो फिर साम्राज्य आखिरकार बिखर क्यों गया? क्योंकि जब दिल्ली में बैठा बादशाह कमजोर पड़ने लगा, तो यही सिस्टम जो साम्राज्य की ताकत था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जो मनसबदार और जमींदार साम्राज्य के स्तंभ थे, वो अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल साम्राज्य को मजबूत करने के बजाय खुद को मजबूत करने में करने लगे। मतलब जो ढांचा साम्राज्य को जोड़ रहा था, वही उसे तोड़ने लगा। बिल्कुल। जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली हुई, ताकतवर सूबेदार और जमींदार अपने अपने इलाकों में लगभग आजाद शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। कई बार तो जमींदार और किसान अगर एक ही जाति या समुदाय के होते तो मिलकर मुगल सत्ता के खिलाफ बगावत कर देते थे। और क्या इसी प्रक्रिया से नए स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ? हाँ, हैदराबाद, अवध, बंगाल जैसे राज्य इसी प्रक्रिया में उभरे। इनके शासक नाम के लिए तो दिल्ली के बादशाह को ही अपना शहंशाह मानते थे, लेकिन हकीकत में वो अपने सारे फैसले खुद लेते थे, अपना राजस्व अपने पास रखते थे और अपनी एक अलग रियासत चला रहे थे। साम्राज्य कागज पर एक था, पर जमीन पर कई टुकड़ों में बंट चुका था। 18वीं सदी का भारत सोचिए, एक विशालकाय पेड़,
मुगल साम्राज्य, जिसकी जड़ें सदियों से पूरे उपमहाद्वीप में फैली थी, अब अंदर से खोखला हो रहा है। और जब इतना बड़ा पेड़ गिरता है तो वो सिर्फ खाली जगह नहीं छोड़ता, उसकी छाया हटने से जमीन पर उन नन्हे पौधों को सूरज की रोशनी मिलती है जो कब से उगने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। जब एक साम्राज्य की राख से कई नई ताकतें जन्म ले रही थीं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इतना ताकतवर, इतना विशाल साम्राज्य जिसकी तूती बोलती थी, आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? मतलब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इसकी कई परतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी दरार पड़ी औरंगजेब के दौर में, खासकर उसका जो दक्कन अभियान था। अच्छा, दक्कन का युद्ध। जी। ये एक ऐसा युद्ध था जो लगभग 25 साल तक चला और कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसने इस जंग में मुगल साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय दोनों संसाधनों को पूरी तरह झोंक दिया। मतलब खजाना खाली हो गया। खजाना भी खाली हो गया और उनकी फौज की कमर भी टूट गई। यानी आर्थिक रूप से साम्राज्य एक तरह से दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन अंदरूनी तौर पर प्रशासन में क्या चल रहा था? क्या दिल्ली में बैठे बादशाह का नियंत्रण अब भी उतना ही मजबूत था? बिल्कुल नहीं। और यहीं से असली बिखराव शुरू हुआ। जो सूबेदार यानी गवर्नर और मनसबदार कभी साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, वे अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पास राजस्व वसूलने का अधिकार, जिसे दीवानी कहते हैं, हाँ। और सैन्य और प्रशासनिक शक्ति, जिसे फौजदारी कहते हैं, दोनों एक साथ आ गए थे। अच्छा, तो मतलब पैसे और ताकत दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में। ये तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और यही हुआ। इन सूबेदारों ने दिल्ली को टैक्स भेजना कम कर दिया या बंद ही कर दिया और उन पैसों का इस्तेमाल अपनी खुद की सेना और रियासत को मजबूत करने में करने लगे। तो वो नाम के लिए ही मुगल बादशाह के अधीन रह गए थे? बिल्कुल। असल में अपनी अपनी रियासतों के स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। लेकिन क्या ये बिखराव सिर्फ दरबार और सूबेदारों तक ही सीमित था या इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा था? बहुत ज्यादा पड़ रहा था। देखिए, जब केंद्र कमजोर होता है तो स्थानीय सामंत और जमींदार मनमानी करने लगते हैं। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अब देखिए, एक तरफ खजाना खाली है, दूसरी तरफ सूबेदार आजाद हो रहे हैं और तीसरी तरफ आम जनता और जमींदार हथियार उठा रहे हैं। साम्राज्य हर तरफ से घिर चुका था। जब घर अंदर से इतना कमजोर हो तो बाहर के खतरों का सामना करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है दरबार की अपनी राजनीति भी, शाह, जिन्हें हम लेटर मुगल्स भी कहते हैं, वो तो बस इन शक्तिशाली अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। कठपुतली, ये तो बहुत नरम शब्द लगता है। हमारे स्रोतों में तो बादशाहों की हत्या करने और उन्हें अंधा कर देने तक की भयानक घटनाएं दर्ज हैं। हाँ, और ये उस दौर के नैतिक पतन को दिखाता है। बादशाह का पद इतना कमजोर हो गया था कि कोई भी सरदार ऐसी हिम्मत कर सकता था। फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय जैसे बादशाहों की तो उनके ही दरबारियों ने हत्या करवा दी और अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उन्हें अंधा कर दिया गया। एक दहला देने वाला किस्सा गुलाम कादिर का है। उसने खजाने के लिए शाह आलम द्वितीय पर दबाव डाला और जब उसे मनचाहा सोना नहीं मिला तो उसने गुस्से में अपनी अफगानी कटार से बादशाह की आंखें निकाल ली। आंखें निकाल ली, ये तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, ये तो उस दौर की बर्बरता की इंतहा लगती है। बिल्कुल। बादशाह के पद की गरिमा पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी और जब घर में ऐसी लूट मची हो तो पड़ोसियों की नजर तो पड़ेगी ही। नादिर शाह, जी, ईरान का शासक नादिर शाह, उसके लिए ये खुले निमंत्रण जैसा था। उसने भारत की हालत को एक सोने की चिड़िया की तरह देखा जिसके घर का ताला टूटा पड़ा है। 1739 में उसने दिल्ली पर हमला किया। और वो सिर्फ हमला नहीं था, वो तो कत्ले-आम था। उसने दिल्ली को जिस बेरहमी से लूटा उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो यहाँ से तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी ले गया, है ना? हाँ, उस लूट ने मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जो थोड़ी बहुत इज्जत और ताकत बची थी वो भी खत्म हो गई। अब दिल्ली का बादशाह सिर्फ नाम का बादशाह था। तो अब इस बिखरी हुई शक्ति को समेटने के लिए, इस खालीपन को भरने के लिए कौन कौन सी नई ताकतें सामने आईं? शुरुआत कहाँ से करें? राजपूतों से? हाँ, चलिए उन लोगों से शुरू करते हैं जो सिस्टम के अंदर ही थे। राजपूत। कई राजपूत शासक जैसे जोधपुर के अजीत सिंह और अंबर, जिसे आज आमेर कहते हैं, वहाँ के जय सिंह, सवाई जय सिंह। हाँ, सवाई जय सिंह। ये पहले से ही मुगल प्रशासन में सूबेदार जैसे ऊंचे पदों पर थे
उन्होंने हालात को बहुत अच्छी तरह से भांप लिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि दिल्ली का नियंत्रण कमजोर हो रहा है, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल, उन्होंने चुपचाप अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। जोधपुर ने नागौर पर कब्जा कर लिया तो अंबर ने बूंदी के बड़े हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। और सवाई जयसिंह तो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक महान निर्माता और विद्वान भी थे। उन्होंने जयपुर जैसा खूबसूरत शहर बसाया और दिल्ली समेत 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवाए। सही कहा। तो राजपूतों का उदय एक तरह से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण था, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ सिख एक हो रहे थे तो दूसरी तरफ दक्कन से एक ऐसी आंधी उठ रही थी जो दिल्ली तक को हिला देने वाली थी। मराठा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ही मुगलों की विरासत पर सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावा ठोका था। लेकिन उनकी शक्ति का स्रोत क्या था? क्या उनकी सैन्य रणनीति बाकियों से इतनी अलग थी? बहुत अलग थी। शिवाजी के नेतृत्व में वे एक जबरदस्त ताकत बनकर उभरे। उनकी सेना की रीढ़ थे देशमुख जैसे स्थानीय सरदार और कुंभी कहे जाने वाले किसान योद्धा। तो ये एक तरह का जमीनी आंदोलन था। हाँ, और उन्होंने मुगलों की तरह बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर किलों का घेराव करने के बजाय छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। वे अचानक हमला करते, लूटपाट करते और पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगलों की भारी भरकम सेना के लिए उनसे पार पाना नामुमकिन था। बिल्कुल। और शिवाजी के बाद सत्ता पेशवाओं के हाथ में आ गई, जो एक बड़ा बदलाव था। हाँ, क्योंकि पेशवा मुख्य रूप से चित्पावन ब्राह्मण थे, योद्धा नहीं। वो अपनी प्रशासनिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। सही। और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। मालवा और गुजरात से लेकर बंगाल और दक्षिण में तंजावुर तक उनका प्रभाव था। लेकिन उनके इतने तेजी से विस्तार करने के एक नकारात्मक पहलू भी था। वो चौथ और सरदेशमुखी नाम के टैक्स वसूलते थे। हाँ, और हमें इन टैक्स को समझना होगा। चौथ का मतलब था किसी इलाके की आमदनी का 1/4 यानी 25% हिस्सा। एक तरह से उस इलाके पर हमला न करने की कीमत। जी। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% टैक्स था जो वे पूरे दक्कन पर अपना हक जताने के लिए वसूलते थे। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ वसूली कह सकते हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक तरह का केंद्रीकृत टैक्स सिस्टम बनाने की कोशिश थी। क्या इस नजरिए में कोई दम है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मराठों की नजर में ये एक वैध टैक्स था, एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था की शुरुआत। लेकिन बाकी शासकों के लिए ये सीधी सीधी लूट और दादागिरी थी। और इसी वजह से उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन गए। बिल्कुल, यही कारण था कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब अहमद शाह अब्दाली से उनका मुकाबला हुआ तो उत्तर भारत की किसी भी बड़ी ताकत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें भयानक हार का सामना करना पड़ा। जी। तो मराठों का विस्तार बहुत तेज था, लेकिन शायद टिकाऊ नहीं था। अब पंजाब की तरफ चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति का उदय हो रहा था, सिख। हाँ, सिखों का उदय एक धार्मिक आंदोलन से शुरू होकर एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य शक्ति बनने की कहानी है। गुरु नानक देव जी के अनुयायियों की बढ़ती संख्या को मुगल शासकों ने, खासकर जहांगीर ने, एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखा। और 1606 में गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड दिए जाने के बाद सिख समुदाय में एक बड़ा बदलाव आया। जी। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस बदलाव को खालसा पंथ की स्थापना करके एक संस्थागत रूप दिया। उन्होंने सिखों को एक योद्धा समुदाय में बदल दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को सीधी टक्कर दी। उन्होंने तो अपने सिक्के भी जारी किए। हाँ, जो किसी भी शक्ति के लिए अपनी संप्रभुता का ऐलान करने जैसा होता है। हालांकि 1716 में बंदा बहादुर को पकड़कर बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं। हाँ, वे जत्थों और मिसलों में संगठित हो गए। ये क्या थे, एक बार फिर से समझाएंगे? आप इन्हें छोटे छोटे लड़ाकू दस्तों का एक महासंघ समझ सकते हैं। हर मिसल का अपना सरदार होता था, लेकिन वे साल में 2 बार अमृतसर में इकट्ठे होकर दल खालसा के रूप में सामूहिक फैसले लेते थे। अच्छा, तो एक तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। हाँ, एक बहुत ही लचीली व्यवस्था थी। और आखिरकार इन्हीं मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल के महाराजा रंजीत सिंह ने इन सभी समूहों को एकजुट किया और 1799 में लाहौर को राजधानी बनाकर एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। जी, जो कश्मीर से लेकर सिंध तक फैला था। वाकई शून्य से एक साम्राज्य खड़ा करने की एक अद्भुत कहानी। और आखिर में बात करते हैं जाटों की, जो मुगल सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली और आगरा के ठीक पास में ही एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। सही कहा। जाटों का उदय इन सब में सबसे अलग था। ये कोई पुराने रजवाड़े नहीं थे और ना ही कोई संगठित धार्मिक समूह। ये समृद्ध किसान थे जिन्होंने मुगल शासन की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
चूड़ामण और सूरजमल जैसे नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने अपनी ताकत को संगठित किया। सूरजमल को तो जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। उन्होंने भरतपुर को एक ऐसा मजबूत राज्य बनाया। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तो दिल्ली के कई अमीर लोगों ने भरतपुर में ही शरण ली थी। ये उस दौर का एक बड़ा व्यंग है ना, जिस दिल्ली के बादशाह की पनाह में पूरी दुनिया आना चाहती थी, अब उसी दिल्ली के अमीर लोग पनाह के लिए पास के एक जाट राज्य में जा रहे थे। ये दिखाता है कि शक्ति का संतुलन कितनी तेजी से बदल चुका था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम भारत के नक्शे को एक तरह से हिंसक तरीके से दोबारा बनते हुए देख रहे हैं। नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत, तो आज हम मनसबदारी प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार और शेर शाह सूरी के प्रशासन जैसे विषयों को डीकोड करेंगे। तो चलिए मुगलों से ही शुरू करते हैं और उनकी सबसे मशहूर प्रशासनिक व्यवस्था से, मनसबदारी प्रणाली। स्रोतों में साफ है कि इसे अकबर ने शुरू किया था, पर ये थी क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक सैन्य रैंक नहीं थी, ये अकबर के पूरे प्रशासन की रीढ़ थी। मनसब शब्द का सीधा सा मतलब है पद या रैंक। पद या रैंक, ठीक है। साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी को, चाहे वो सेना में हो या सिविल प्रशासन में, एक मनसब दिया जाता था और इसी मनसब से इसका वेतन और उसकी जिम्मेदारियां दोनों तय होती थी। अच्छा, और इसी मनसब को नापने के दो पैमाने थे, है ना? जात और सवार। ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, पर इसे आसान बना सकते हैं। जात को आप आज का जॉब टाइटल या पे स्केल समझ सकते हैं। अच्छा। जिसकी जात जितनी ऊंची होती थी, दरबार में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही ज्यादा होती थी और उसका वेतन भी उतना ही ज्यादा होता था। तो जात हो गया आपका पर्सनल स्टेटस और सैलरी, और सवार क्या था? सवार रैंक ये तय करता था कि उस मनसबदार को अपने अधीन कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। ओह, तो मतलब ये उसकी मिलिट्री जिम्मेदारी थी। एकदम सही। तो किसी का मनसब हो सकता था 5000 जात, 2000 सवार। इसका मतलब है कि उसका पद और वेतन 5000 के हिसाब से है, पर उसे 2000 घुड़सवारों की एक टुकड़ी मेंटेन करनी है। ये तो बहुत लचीला सिस्टम था। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि किसी का जात रैंक ऊंचा हो पर सवार की जिम्मेदारी कम हो, जैसे कोई वित्त मंत्री। बिल्कुल, यही इस प्रणाली की खूबी थी। अब आते हैं वेतन पर, जो कि जागीर के रूप में मिलता था। हाँ, जागीर। एनसीईआरटी इसकी तुलना दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से करता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर भी बताता है। और वो अंतर क्या था? क्योंकि दोनों में ही तो जमीन से मिलने वाला राजस्व ही वेतन था। अंतर था नियंत्रण का। देखिए, इक्तादार अक्सर उसी इलाके में रहता था और प्रशासन भी करता था जहाँ से वो राजस्व वसूलता था। लेकिन मनसबदारों के साथ ऐसा नहीं था। एक मनसबदार हो सकता है गुजरात में सेवा दे रहा हो और उसकी जागीर बंगाल में हो। अच्छा, तो वो अपनी जागीर में न तो रहता था और न ही वहाँ का प्रशासन देखता था। बिल्कुल नहीं। उसके पास सिर्फ उस जमीन से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था और ये काम भी उसके नौकर उसके लिए करते थे। ये तो बहुत चालाकी से बनाया गया सिस्टम लगता है। मतलब किसी भी अधिकारी को एक जगह पर ज्यादा ताकतवर बनने का मौका ही नहीं दिया। यही इसका मूल उद्देश्य था, एक तरह का इनबिल्ट चेक एंड बैलेंस सिस्टम। मुगलों की ये व्यवस्था तो काफी सोफिस्टिकेटेड थी, लेकिन ये जो नियंत्रण और राजस्व को लेकर ऑब्सेशन है, ये नया नहीं था। इसकी जड़ें हमें दिल्ली सल्तनत में मिलती हैं, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। निश्चित रूप से खिलजी ने जो कदम उठाए वे उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थे। उसने सबसे पहले भू राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह को सीधे राज्य के नियंत्रण में ले लिया। मतलब उसने बीच के लोगों को हटा दिया, जो स्थानीय सरदार या सामंत थे। हाँ, इससे पहले ये स्थानीय सरदार किसानों से कर वसूलते थे और फिर उसका एक हिस्सा सुल्तान को देते थे। खिलजी ने इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। उसने कहा, सारा राजस्व सीधे सल्तनत के अधिकारी वसूलेंगे। वाह। और एनसीईआरटी की किताब कर ये भी कहती है कि उसने उन सरदारों से भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बोल्ड कदम रहा होगा। बिल्कुल, ये सत्ता का सीधा केंद्रीकरण था और कर भी कोई कम नहीं थे। एनसीईआरटी के अनुसार 3 तरह के कर थे। कौन कौन से? एक तो मवेशियों पर, दूसरा घरों पर और सबसे महत्वपूर्ण कृषि पर लगने वाला खराज। और ये खराज किसान की उपज का लगभग 50% था। 50%? आज के समय में ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन खिलजी ये सब क्यों कर रहा था? सिर्फ खजाना भरने के लिए? यहाँ हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। खिलजी के समय में मंगोलों के आक्रमण अपने चरम पर थे। हाँ, ये एक बड़ा खतरा था। उनसे निपटने के लिए उसे एक विशाल स्थायी सेना की जरूरत थी और सेना को वेतन देना पड़ता था। यहीं से उसकी मशहूर बाजार नियंत्रण नीति का जन्म हुआ। अच्छा, तो ये सब जुड़ा हुआ है, सेना, पैसा और बाजार। कैसे? खिलजी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, इक्ता नहीं। उससे डर था कि अगर दिल्ली के व्यापारी अनाज और
और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ा देंगे सही, तो उसके सैनिकों का गुजारा कम वेतन में नहीं हो पाएगा। सही। और अगर वेतन बढ़ाना पड़ता तो खजाना खाली हो जाता। तो उसने समस्या की जड़ पर ही वार किया। उसने बाजार की कीमतों को ही नियंत्रित कर लिया। एकदम। दिल्ली में अनाज से लेकर घोड़े और गुलाम तक हर चीज की कीमत तय कर दी गई। ये एक तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति थी। और इसी नीति के दम पर वो एक बड़ी सेना को कम वेतन पर बनाए रख सका। और एनसीईआरटी बताता है कि इसी सेना के लिए उसने दिल्ली के पास सीरी नाम का एक नया गैरिसन शहर भी बसाया। हर कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। खिलजी ने केंद्रीकरण का जो ब्लूप्रिंट बनाया वो कमाल का था, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस ब्लूप्रिंट को उठाकर परफेक्टेड करने वाला अगला बड़ा शासक कोई सुल्तान या मुगल नहीं था, वो था शेर शाह सूरी। हाँ, शेर शाह सूरी की कहानी अपने आप में अद्भुत है। बिहार में एक छोटी सी जागीर के प्रबंधक से शुरुआत करके उसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया, चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में। हाँ, और सिर्फ 5 साल 1540 से 1545 तक दिल्ली पर राज किया। सिर्फ 5 साल। और इन 5 सालों में उसने ऐसा क्या कर दिया कि एनसीईआरटी कहता है कि अकबर के लिए शेर शाह का प्रशासन एक मॉडल बन गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सचमुच बहुत बड़ी बात है। शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था के अच्छे तत्वों को उठाया और उन्हें और भी ज्यादा कुशल बना दिया। भू राजस्व प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, संचार व्यवस्था, हर चीज को सुधारा। शेर शाह ने खिलजी की स्थापित व्यवस्था को परिष्कृत किया और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो अकबर के बहुत काम आया। असल में शेरशाह सल्तनत और मुगल काल के बीच एक प्रशासनिक पुल की तरह हैं। चलिए अब कुछ ऐसे किरदारों पर नजर डालते हैं जो हमें उस दौर के समाज के बारे में कुछ अलग बताते हैं। एक नाम है रुद्रमा देवी का। हाँ, रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की शासिका की, आज के आंध्र प्रदेश का हिस्सा। उनका जिक्र रजिया सुल्तान के संदर्भ में आता है, ये दिखाने के लिए कि उस दौर में महिला शासक भी थीं, हालांकि ये बहुत दुर्लभ था। और उनके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात स्रोत बताते हैं। उन्होंने अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदलकर पुरुषों जैसा रख लिया और खुद को एक पुरुष होने का दिखावा किया। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिक्र है इब्न बतूता, 14वीं सदी का एक यात्री। इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका से आया था। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसे हम उस दौर की आंखें और कान कह सकते हैं। उसका यात्रा वृत्तांत रहला काफी मशहूर है। हाँ, और वो हमें उस समय के समाज, रीति रिवाजों और प्रशासन के बारे में वो जानकारी देता है जो दरबारी इतिहासकारों के लेखन में शायद नहीं मिलती। बहुत सही। अब एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो अक्सर हमें चौंका देता है, शब्दों का बदलता हुआ अर्थ। एनसीईआरटी यहाँ खास तौर पर जोर देता है कि मध्यकाल के शब्दों को आज के अर्थ में नहीं समझना चाहिए, जैसे विदेशी शब्द। हाँ, आज विदेशी का मतलब है दूसरे देश का नागरिक, राइट, अ फॉरेनर। लेकिन मध्यकाल में इसका मतलब था कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस गांव, समाज या संस्कृति का हिस्सा न हो। मतलब एक शहर में रहने वाला व्यक्ति पास के जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी के लिए विदेशी हो सकता था। बिल्कुल, भले वो एक ही राज्य में रहते हों। और इसी तरह हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भी समय के साथ बदला। 13वीं शताब्दी में जब मिन्हाज सिराज ने इसका इस्तेमाल किया तो उनका क्या मतलब था? मिन्हाज सिराज के लिए हिंदुस्तान एक राजनीतिक शब्द था। इसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जमीनें, यानी वो इलाके जो दिल्ली के सुल्तानों के सीधे अधिकार में थे। सही। और सबसे जरूरी बात, उनके हिंदुस्तान में कभी भी दक्षिण भारत शामिल नहीं था। और इसके ठीक उलट लगभग 300 साल बाद 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जीव जंतुओं और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। हाँ, और उनसे भी पहले 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसी भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के लिए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हम देखते हैं कि कैसे एक ही शब्द का अर्थ समय और संदर्भ के साथ बदलता गया। ठीक है, तो हमने मनसबदारी से लेकर खराज तक और खिलजी से लेकर शेर शाह तक एक लंबा सफर तय किया है। नमस्कार। कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश यानी लोधी वंश से लेकर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हिंदुस्तान आगमन की यानी लोधी वंश से। तो दिल्ली सल्तनत के अंत में लोधी वंश का शासन था। इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव बहलोल लोधी ने रखी थी। लोधी वंश में 3 ही प्रमुख शासक हुए, पहले बहलोल, फिर उसका बेटा सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी के बारे में क्या खास था एक संस्थापक के तौर पर? देखिए, बहलोल लोधी क्लासिक अफगान सरदार था। वो संकट को बहुत अच्छे से संभालता था और एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो खुद को अमीरों के बराबर मानता था। बराबरी वालों में पहला वाला सिद्धांत। बिल्कुल, वो अपने अमीरों के साथ कालीन पर बैठता था। एक तरह से उसने एक कबीले जैसी व्यवस्था बनाई थी और उसने जौनपुर के शर्की साम्राज्य पर भी कब्जा किया था, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद सिकंदर लोधी, उसने कुछ बदलाव किए। हाँ, सिकंदर लोधी, जिसका असली नाम निजाम खां था, उसने बादशाहत के रुतबे को थोड़ा ऊपर उठाया
उसने आगरा शहर की स्थापना की। अच्छा, आज का आगरा उसी की देन है। जी, और उसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना भी शुरू किया। साथ ही एक बहुत मजबूत जासूसी प्रणाली भी बनाई। लेकिन उसने फिर भी अफगान अमीरों की भावनाओं का सम्मान किया, एक संतुलन बनाए रखा। तो फिर इब्राहिम लोदी के साथ गड़बड़ कहाँ हुई? मतलब उसके दादा और पिता ने एक मजबूत सल्तनत खड़ी की, फिर इब्राहिम ने ऐसा क्या किया कि सब बिखर गए? वही सबसे अहम सवाल है। इब्राहिम लोदी ने आकर वो पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया। उसने सुल्तान की शक्ति को निरंकुश बनाने की कोशिश की। मतलब उसने वो किंगशिप का सिद्धांत तोड़ दिया। हाँ, उसने ऐलान किया कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। उसने अपने पिता और दादा के समय के बड़े बड़े सम्मानित अमीरों को सरेआम अपमानित करना शुरू कर दिया। इससे तो उसके अपने ही लोग नाराज हो गए होंगे। नाराज ही नहीं, उसके खिलाफ हो गए। जो लोग सल्तनत के स्तंभ थे वही उसकी जड़ें काटने लगे। और इसी अंदरूनी कलह ने एक तरह से बाहर से किसी को आने का न्योता दे दिया। बिल्कुल, और वो न्योता भेजा पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने। वो इब्राहिम से इतना तंग आ चुका था कि उसने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुला लिया। और यहीं से पानीपत की पहली लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार होती है। जी, 1526 में एक तरफ इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना। 1 लाख सैनिक? हाँ, और दूसरी तरफ बाबर की मुश्किल से 40,000 सैनिकों की सेना। तो कागज पर तो ये एक तरफा लड़ाई लगती है, फिर बाबर जीता कैसे? बाबर 2 ऐसी चीजें लेकर आया था जो हिंदुस्तान के लिए उस समय बिल्कुल नई थी। पहली, तोपें यानी आर्टिलरी का प्रभावी इस्तेमाल, और दूसरी थी तुलुहमा युद्ध नीति। ये तुलुखमा नीति क्या थी? ये उज़्बेकों से सीखी हुई एक रणनीति थी। इसमें सेना को कई टुकड़ियों में बांटा जाता था, दाएं, बाएं, मध्य और एक रिजर्व फोर्स। अच्छा। तो जब लोदी की सेना सीधे हमला करती थी तो वो तोपों की मार से रुक जाती थी, और इसी मौके पर बाबर के दाएं और बाएं दस्ते तेजी से घूमकर लोदी की सेना को किनारों और पीछे से घेर लेते थे। मतलब एक तरह से सैंडविच बना दिया। बिल्कुल, इब्राहिम की सेना कुछ ही घंटों में फंस कर रह गई। वो लड़ाई हारी ही नहीं, वो खत्म हो गई। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन ये बाबर था कौन? मतलब मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य से आकर दिल्ली का बादशाह बन बैठना, उसका शुरुआती जीवन कैसा था? बाबर का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। वो फरगना, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ के एक छोटे से राज्य का शासक था। और उसके वंश के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। जी, उसकी रगों में 2 महान योद्धाओं का खून था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। तो योद्धा की भावना तो उसके खून में ही थी। हाँ, लेकिन विरासत उसे बहुत बड़ी नहीं मिली थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा। उसने समरकंद खो दिया और कई सालों तक वो भटकता रहा। आखिरकार 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया। उसकी आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी। उसमें उसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। कौन सा? क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। ये उसकी अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। वापस दौलत खान लोदी पर आते हैं। जी, क्या उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा है? बाबर को बुलाना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? यह एक बहुत बड़ी गणनात्मक भूल थी। दौलत खान ने शायद सोचा था कि बाबर तैमूर या गजनी की तरह आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा। वो ये नहीं समझ पाया कि बाबर एक विस्तारवादी शासक था। वो अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। उसके लिए काबुल एक अस्थायी ठिकाना था, भारत एक भविष्य था। और इतिहास में ऐसी गलतियां बार बार दोहराई गई हैं। बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी की महत्वाकांक्षा को नहीं समझा, सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं समझा। इन सभी भूलों का नतीजा भारत में सत्ता का एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहा। तो पानीपत की जीत के बाद बाबर ने अपनी स्थिति को कैसे मजबूत किया? दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसे बनाए रखना तो और भी मुश्किल रहा होगा। सही कहा आपने। बाबर एक कुशल रणनीतिकार था। उसने एक बहुत चालाक कदम उठाया। पानीपत की जीत के बाद जो भी दौलत मिली, उसने वो सारी दौलत काबुल के लोगों में बांट दी। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली। कलंदर मतलब एक तरह का संत? हाँ, ये अफगानों का विश्वास जीतने के लिए एक सोची समझी चाल थी। और राजपूतों के साथ उसकी क्या नीति थी? वो तो एक बड़ी चुनौती रहे होंगे। उसने राजपूतों के साथ दोहरी नीति अपनाई। कई राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। और इन्हीं अभियानों में वो बड़े युद्ध हुए, खानवा, चंदेरी। जी, पानीपत के बाद उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई और लड़ाइयां लड़ी। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध, जो शायद पानीपत से भी ज्यादा जरूरी था। निश्चित रूप से। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध,
और 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोधी के विरुद्ध। इन सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा। अब जरा मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर आते हैं। उनकी उत्तराधिकारी की परंपरा क्या थी? क्या सबसे बड़ा बेटा राजा बनता था? नहीं, मुगल प्राइमोजेनिचर या ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। तो फिर क्या होता था? वे तैमूरी परंपरा को खोपार्शनरी या सहदायिका का पालन करते थे। इसके अनुसार साम्राज्य का बंटवारा सभी बेटों में कर दिया जाता था। जिस सुनने में तो बड़ा न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन क्या ये गृह युद्ध को खुला निमंत्रण नहीं था? बिल्कुल, यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी थी, जो हमें आगे चलकर शाहजहां के बेटों के बीच देखने को मिलती है। और वो व्यवस्था क्या थी जिसे मुगल प्रशासन की रीढ़ कहा जाता था? मनसबदार और जागीरदार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मुगल प्रशासन का आधार थी। मनसब का मतलब है पद या रैंक। तो मनसबदार साम्राज्य के वो अधिकारी थे जिन्हें एक मनसब दिया जाता था। और ये मनसब तय कैसे होता था? ये उनकी रैंक, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित करता था। इसे 2 संख्याओं में व्यक्त किया जाता था, जात और सवार। जात और सवार, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जात से व्यक्ति का पद और उसका वेतन तय होता, जिसकी जात जितनी ज्यादा, दरबार में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक। ठीक है। और सवार? सवार ये बताता था कि एक मनसबदार को अपने नीचे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। अच्छा, और इन मनसबदारों को वेतन कैसे मिलता था? यहीं जागीरदार की बात आती है। जी, मनसबदारों को उनका वेतन या तो नकद में मिलता था, जिसे नकदी कहते थे, या फिर भूमि के राजस्व के रूप में, जिसे जागीर कहते थे। तो जिन मनसबदारों को वेतन के बदले जागीर मिलती थी, वे जागीरदार कहलाते थे। बिल्कुल सही। पर वो सिर्फ अपनी जागीर से राजस्व वसूल कर सकते थे, उस पर प्रशासन नहीं करते थे। और ये जागीरें वंशानुगत भी नहीं होती थी, उनका तबादला होता रहता था। एक और शब्द का उल्लेख मिलता है, जब्त। ये क्या था? जब्त मुगल काल में प्रचलित एक राजस्व प्रणाली थी, मतलब रेवेन्यू सिस्टम। इसमें किसानों की उपज का सर्वेक्षण करके टैक्स तय किया जाता था, जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी के भारत में। बिल्कुल। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो शक्ति का शून्य बना, उसे भरने की एक होड़ सी मच गई। और इसी होड़ से गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जैसी बड़ी शक्तियां उभरी। सही बात है। ये वो समय था जब भारत का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर से बनाया जा रहा था। और ये बदलाव सिर्फ ऊपर बड़े राजाओं के स्तर पर नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सत्ता का केंद्र बदल रहा था। मतलब अब सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे पावर सेंटर्स उभर रहे थे। हाँ। और स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, सामंत। ये राजा के अलावा एक नई पावर सेंटर की तरह लग रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सामंत इस दौर की राजनीति को समझने की चाबी हैं। तो ये थे कौन असल में? आसान भाषा में कहें तो ये बड़े जमींदार या कह सकते हैं योद्धा सरदार थे, जो राजा के अधीन होते थे। अच्छा। इनका काम था राजा को जरूरत पड़ने पर सेना देना, दरबार में हाजिरी लगाना और महंगे तोहफे भेजना। एक तरह से ये राजा के सबसे शक्तिशाली सहयोगी थे। मतलब ये किसी बड़ी कंपनी के रीजनल मैनेजर्स की तरह थे, जिनके पास अपने इलाके में काफी ताकत थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे मैनेजर अपनी कंपनी खोलने की सोचने लगते हैं। और ठीक यही हुआ। बिल्कुल। यहीं पर कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे इन सामंतों के पास दौलत और सैन्य शक्ति बढ़ती गई, वो खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर जैसी भारी भरकम उपाधियां देने लगे। महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी। जी। और जब भी उन्हें लगा कि राजा कमजोर पड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? सबसे बेहतरीन उदाहरण है दक्कन के राष्ट्रकूट। वो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत थे। अच्छा। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य राजा को हरा दिया और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। पर सिर्फ सैन्य जीत तो काफी नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें समाज से भी अपनी लेजिटिमेसी यानी वैधता चाहिए थी। और यहीं पर वो अनोखा अनुष्ठान आता है, हिरण्यगर्भ। हाँ, सोने का गर्भ। इसका मकसद क्या था? देखिए, हिरण्यगर्भ एक बहुत ही चतुर सामाजिक धार्मिक प्रक्रिया थी। दंती दुर्ग जन्म से क्षत्रिय नहीं थे और पारंपरिक रूप से राज करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को माना जाता था। तो उन्होंने ब्राह्मणों की मदद से ये यज्ञ करवाया, जिसका शाब्दिक अर्थ था सोने के गर्भ से दोबारा जन्म ले। बिल्कुल। इस अनुष्ठान के बाद ये मान लिया जाता था
कि अब वो जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी एक क्षत्रिय बन गए हैं और उन्हें राजा बनने का अधिकार मिल गया है। कमाल है। मतलब अगर आपके पास सैन्य शक्ति और संसाधन है तो आप धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए अपनी सामाजिक पहचान को भी बदल सकते थे। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में भी सोशल मोबिलिटी के रास्ते खोजे जा रहे थे। पावर कुड लिटरली रीराइट योर आइडेंटिटी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शक्ति, धर्म और समाज कितने गहरे जुड़े हुए। और जब इतने सारे नए नए राजा मैदान में उतरेंगे तो टकराव होना तो लाजमी है। हाँ, और ये टकराव हमें उत्तर भारत में खासतौर पर एक जगह को लेकर दिखता है, कन्नौज। कन्नौज। ऐसा क्या था कन्नौज में कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल तीनों महाशक्तियां सदियों तक इसके लिए लड़ती रही। कन्नौज उस समय के लिए आप समझिए आज के दिल्ली जैसा था। जिसके पास कन्नौज, उसके पास उत्तर भारत पर नियंत्रण का दावा। अच्छा। इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली, ये गंगा यमुना के बेहद उपजाऊ दोआब इलाके में, जहाँ से भारी राजस्व मिलता होगा। बिल्कुल, खेती और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और दूसरी वजह, ये हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका था, इसलिए इस पर कब्जा करना एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल भी था। और इसी कब्जे के लिए जो लंबा संघर्ष चला उसे ही इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। हाँ, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और जब देश के बड़े बड़े राजा आपस में ही लड़ रहे हों तो बाहरी ताकतों को तो खुला मैदान मिल जाता है। हाँ, यहीं से कहानी में विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवेश होता है। बिल्कुल, इसी आपसी फूट ने विदेशी आक्रमणकारियों के लिए दरवाजे खोल दिए। पहले आया अफगानिस्तान के गजनी से सुल्तान महमूद गजनवी। जी, उसका मकसद भारत पर राज करना नहीं था। नहीं, बल्कि यहाँ की बेहिसाब दौलत को लूटना था। हाँ, और उस दौलत का सबसे बड़ा भंडार थे यहाँ के मंदिर। ये बात बहुत अहम है। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों के बहुत बड़े केंद्र थे। ठीक यही वजह थी कि महमूद ने नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक के मंदिरों को अपना निशाना बनाया। उसने करीब 17 बार हमले किए। 17 बार? हाँ, और यहाँ से भारी मात्रा में धन लूटकर गजनी ले गया, जहाँ उसने एक शानदार राजधानी बनाई। वो आया, लूटा और चला गया। लेकिन उसके बाद जो आया उसका इरादा कुछ और ही था। मोहम्मद गोरी, जिसका मकसद सिर्फ लूटना नहीं बल्कि यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना था। हाँ, और यहीं पर इतिहास के दो सबसे निर्णायक युद्ध लड़े गए। तराइन के युद्ध। बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई। उन्होंने गोरी को हरा दिया लेकिन उसे जिंदा जाने दिया। हाँ, जिसे अक्सर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कहा जाता है। क्या ये उस समय की राजपूत युद्ध नीति का हिस्सा था या एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक? इस पर इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कुछ इसे राजपूतों के युद्ध नियमों से जोड़ते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी मानते हैं। वजह जो भी रही हो, नतीजा बहुत बड़ा। एक साल बाद 1192 में गोरी दोगुनी तैयारी और एक नई रणनीति के साथ वापस आया। और तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हाँ, कहते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद ने भी इस लड़ाई में गोरी का साथ दिया था। लेकिन बाद में गोरी ने उसे भी नहीं बख्शा। नहीं, और इसी जीत ने भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी। और गोरी ने अपने एक बहुत ही काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया। जी, और खुद वापस चला गया। बाद में गोरी के मृत्यु के बाद इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। गुलाम वंश की। हाँ, गुलाम वंश की। ये बड़ा दिलचस्प है कि जब उत्तर भारत में सब उथल पुथल मची थी तब दक्षिण में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। क्या बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, एक ऐसे साम्राज्य की जो अपनी स्थिरता, समृद्धि और जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, चोल साम्राज्य। बिल्कुल, जब उत्तर में फ्रैगमेंटेशन हो रहा था, दक्षिण में कंसोलिडेशन हो रहा था। चोल साम्राज्य की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? ये कावेरी डेल्टा में एक छोटे से मुखिया परिवार से शुरू हुई। विजयालया नाम के एक चोल प्रमुख ने, जो पहले पल्लव राजाओं के सामंत थे। हाँ, उन्होंने 9वीं सदी में मुत्तरियार को हराकर तंजावुर शहर पर कब्जा किया और चोल वंश की नींव रखी। और फिर इस वंश में दो ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने चोल साम्राज्य को एक नई बुलंदी दी। राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम के बारे में बताइए। राजराज प्रथम जो 985 ईस्वी में राजा बने, उन्हें सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि पूरे प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। और उनकी सबसे बड़ी देन तंजावुर का भव्य राजराजेश्वर मंदिर। बिल्कुल, और चोल मंदिरों की बात करें तो ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी। नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये तो एक तरह से आज के कम्युनिटी सेंटर्स और इकोनॉमिक हब्स का मिलाजुला रूप थे। ये काम कैसे करता था? देखिए, इन मंदिरों को राजाओं और अमीर व्यापारियों से जमीन दान में मिलती थी। अच्छा। हाँ, इस जमीन से जो भी
उपज या राजस्व आता था उससे मंदिर के सारे खर्चे चलते थे, पुजारियों से लेकर माला बनाने वालों, बावर्ची, संगीतकार, नर्तक, मतलब सभी का गुजारा इसी से होता था। हाँ, सबका। धीरे धीरे मंदिर के चारों ओर इन सभी लोगों की बस्तियां बसने लगी और मंदिर उस पूरे इलाके का केंद्र बन गया। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम था। बिल्कुल, और सिर्फ इकोसिस्टम ही नहीं, ये शिल्प उत्पादन के भी बड़े केंद्र थे, खासकर कांस्य की मूर्तियां बनाने की कला। चोल काल की कांसी प्रतिमाएं तो आज भी दुनिया में बेहतरीन मानी जाती हैं। सही बात है। और राजेंद्र प्रथम ने तो इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने गंगा घाटी तक सफल सैन्य अभियान चलाया और गंगे कुंड चोल की उपाधि ली। जी, गंगा का विजेता, और गंगाईकोंडचोलोपुरम नाम की नई राजधानी बसाई। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अभियान चलाया। नौसेना की ताकत मतलब समुद्र पर नियंत्रण, जो उस समय के व्यापार के लिए बहुत जरूरी रहा होगा। बेहद जरूरी। लेकिन चोलों की असली ताकत शायद उनकी लड़ाइयों से ज्यादा उनके प्रशासन में दिखती है। हाँ, खासकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन में। ये और नाडु और सभा वाली व्यवस्था तो आज भी हैरान करती है। हाँ, ये चोल प्रशासन का सबसे शानदार पहलू है। और किसानों की बस्तियों को कहते थे और कई उर मिलके नाडु बनते थे। बिल्कुल, जो एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। नाडु की परिषदें टैक्स वसूलने से लेकर न्याय करने तक के काम करती थी। लेकिन सबसे उन्नत व्यवस्था थी सभा। सभा मतलब उन ब्राह्मणों की सभा जिन्हें ब्रह्मदेय के रूप में कर मुक्त भूमि मिलती थी। जी, और हमें तमिलनाडु के उत्तरामेरूर अभिलेख से इनके काम करने के तरीके की बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। और वो जानकारी कमाल की है ना? उस अभिलेख से पता चलता है कि सभा में अलग अलग कामों के लिए समितियां होती थीं। सिंचाई, बागवानी, मंदिरों की देखरेख, सबके लिए अलग। और इन समितियों के सदस्यों का चुनाव एक तरह के लॉटरी से होता था। हाँ, ये सुनने में बहुत आधुनिक और निष्पक्ष लगता है। कैसे होता था ये? ताड़ के पत्तों पर योग्य उम्मीदवारों के नाम लिखकर मिट्टी के एक बर्तन में डाल दिए जाते थे। फिर किसी छोटे बच्चे से कहा जाता था कि वो एक एक करके पर्चियां निकाले। वाह! सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी थीं, जैसे आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये एक तरह से पढ़े लिखे संपत्ति वाले भूस्वामियों का शासन था। हाँ, कह सकते हैं। और कुछ नियम भी थे, जैसे अगर कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता था। अच्छा, ये तो पक्षपात रोकने के लिए अच्छा नियम है। जी, और अगर किसी पर चोरी जैसा कोई गंभीर आरोप है तो उसे भी चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाता था। समझ गया। तो ये डेमोक्रेसी फॉर द एलीट थी, लेकिन अपने आप में बहुत संगठित थी। बिल्कुल। और जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य, इतने मंदिर और इतनी विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही होगा। राजस्व कहाँ से आता था? चोल अभिलेखों में 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के करों का जिक्र मिलता है। 400 से ज्यादा? सोचिए, इसमें सबसे ज्यादा चर्चित है वैत्ती और कदमाई। व्यक्ति, ये क्या था? वत्ती एक तरह से बेगार या जबरन श्रम था। मतलब टैक्स पैसे के रूप में नहीं बल्कि काम करके चुकाया जाता था। और कदमाई? कदमाई भू राजस्व यानी लैंड टैक्स था। इसी राजस्व से राजा की सेना का खर्च, किलों और मंदिरों का निर्माण और युद्ध का फाइनेंसमेंट होता था। तो अगर हम इस पूरे दौर को समेटें तो एक तरफ उत्तर भारत में राजनीतिक बिखराव है, कन्नौज के लिए संघर्ष है और विदेशी आक्रमणों से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में चोल एक स्थिर, समृद्ध और प्रशासनिक रूप से बेहद उन्नत साम्राज्य बना रहे हैं। बिल्कुल सही। ये कालखंड हमें यही सिखाता है कि भारत की कहानी कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चली। ये एक साथ कई कहानियों का संगम है।